तो ये कहानी एक ऐसे इवल हीरो यनवुशी की जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल होने के बावजूद भी इस पूरी दुनिया में अकेला था। यनवुशी के मुताबिक इस कल्टीवेशन की दुनिया में सब लोग मतलब के हैं, इसीलिए वो खुद भी किसी पर रहम नहीं खाता। एक दिन किस्मत उसकी जिंदगी में एक दोस्त ले आई जिसे प्रोटेक्ट करने के लिए यनवुशी पूरी दुनिया के खिलाफ हो गया। अकेला यनवुशी मिलियंस ऑफ कल्टीवेटर्स के सामने ये जंग वाकई में कमाल की थी। अब चलो और ज्यादा वक्त जाया ना करते हुए इस सीरीज को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें एक नरेटिंग वॉइस बताती है कि हजारों साल पहले मार्शल आर्ट के एक मास्टर होंगजुन ने मार्शल आर्ट की एक बुक सोलेरिटी लिखी। माउंट शियांदो, त्यानताई, बाइफेंग और बाइमुसेक के पास इस बुक का एक एक वॉल्यूम था, जबकि लास्ट वाला वॉल्यूम अभी भी मिसिंग है। बाइमुसेक का मास्टर होलोंग अकेले ही इस बुक के 5 वॉल्यूम्स को हथियाना चाहता था, इसीलिए उसने बाकी सब सेक्ट्स पर हमला करना शुरू कर दिया। लेकिन एट लास्ट माउंट शियांदो के चीफ कीफेंग ने उसे हरा दिया और इसके साथ ही बाइमुसेक के मास्टर्स भी गायब हो गए और होलोंग को भी यह ऑर्डर दिया गया कि वो 20 साल सेंट्रल चाइना से दूर रहेगा। होलोंग को चाइना से निकालते वक्त उसे गोल्डन फ्लावर रिंग भी ले ली गई, जिससे बाइमू के मास्टर्स को ऑर्डर दिया जा सकता था। अब सीन शिफ्ट होकर वापस से प्रेजेंट में आ गया। हम मास्टर होलोंग का डेसिबल कुनिये अपने कुछ साथियों के साथ शियांतो माउंट के चीफ डिसिप्लिन को मारने के लिए आया हुआ था। कुनिये अपनी दोनों सोर्ड्स को रेडी करते हुए शेन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ गया, जिसे शेन ने अपनी सोर्ड की मदद से ब्लॉक कर दिया। इसके साथ ही इन दोनों के दरमियान जबरदस्त शॉर्ट फाइट स्टार्ट हो गई। एट लास्ट शेन ने कुनिये की सोर्ड को तोड़ते हुए उसे पीछे की तरफ हटा दिया, जिससे कुनिये को भी ये बात क्लियर हो गई कि वो अकेला शेनक्याओ का मुकाबला नहीं कर सकता। इसीलिए वो सीटी बजाते हुए अपने बाकी साथियों को भी वहाँ पर बुला लेता है, जिन्होंने आते साथ ही शेनक्याओ पर हमला करना शुरू कर दिया। शेनक्याओ को उनके अटैक्स को डॉज करने में काफी ज्यादा दिक्कत आ रही थी, इसलिए शेनक्याओ ने उन पर एक स्लैश अटैक करके उन्हें दूर पटक दिया। शेनक्याओ की बॉडी में अचानक से जहर फैल गया और जिसकी वजह से उसकी बॉडी काफी वीक हो गई। इसी बात का फायदा उठाते हुए कुनिये ने शेनक्याओ पर अटैक कर दिया। इसके साथ ही ये सीन यहीं पर कट हो गया। के बाद सीन शिफ्ट होकर यंगवुशी और इसके डिसिबल यूशेंग पर आ गया। ये दोनों माउंट शियांदो पर मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस करने के लिए आए हुए थे, क्योंकि माउंट शियांदो का एनवायरनमेंट मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस करने के लिए परफेक्ट था। यूशेंग वैंगयुशी को ग्रीट करते हुए कहता है कि मास्टर, पिछले 10 सालों में मार्शल आर्ट वर्ल्ड में बहुत सारे चेंजेस आए हैं। यंगवुशी उसकी बात सुनते हुए कहता है कि आखिर तुम्हारी इस बात का क्या मतलब था। यूशेंग जवाब देते हुए कहता है कि कीफेंग और होलोंग के मरने के बाद टॉप 10 कुंफू मास्टर की रैंकिंग भी चेंज हो गई। इसके साथ ही मार्शल आर्ट वर्ल्ड में बहुत सारे नए लोग आ रहे हैं, जिसमें सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग शेनक्याओ है। शेनक्याओ मास्टर कीफेंग का डेसिबल था, जिसकी वजह से अब उसका नाम टॉप 10 कुंफू मास्टर्स में आता है। यंगवुशी यूशेंग की बातें सुनते हुए कहता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि टॉप 10 कुंफू मास्टर में कौन आता है और कौन नहीं, क्योंकि ये सब कचरे के अलावा कुछ नहीं। मेरे ख्याल से तो सिर्फ कीफेंग और मास्टर होलोंग ही मार्शल आर्ट कल्टीवेटर कहलाने के लायक थे, जो कि अब मर चुके। दोनों के दरमियान इसी तरह की बातें चल ही रही थी कि यूशेंग देखा है कि अचानक से पानी का कलर रेड हो गया, जो देखकर वो बहुत ज्यादा हैरान हो गया। इसके साथ ये दोनों उस जगह पर पहुंच गए जहां माउंट शियांदो के डेसिबल्स की बॉडीज पड़ी हुई थी। यंगवुशी ऊपर की तरफ देखते हुए कहता है कि लगता है माउंट शियांदो में कुछ इंटरेस्टिंग चल रहा है। अभी एक और बॉडी पहाड़ी से नीचे की तरफ आ गिरी। यंगवुशी अपने डेसिबल से कहता है कि जाओ इसे जाकर चेक करो, जो सुनकर यूशेंग ने बिल्कुल ऐसा ही किया। वो असैसिन जो शेनक्याओ को मारने के लिए आए थे वो भी अब यहाँ पहुंच चुके और आते साथ ही यूशेन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ गए। इन असैसिन्स को अपनी तरफ आता देख यूशेन अपने पावर्स को अनलिश करते हुए इन सबको पीछे की तरफ हटा दिया। इसके साथ ही उन असैसिन्स का मास्टर भी वहाँ पर आ गया और आते साथ ही अपने चाबुक से यूशेंग पर अटैक कर दिया। यूशेंग अपने हाथों का इस्तेमाल करते हुए उसके अटैक को ब्लॉक कर रहा था। ये सब देखते हुए यंगवुशी वुशेन से कहता है कि तुम अपनी सबसे ज्यादा पावरफुल टेक्निक का इस्तेमाल करो। मैं देखना चाहता हूँ कि पिछले सालों में तुमने कितनी ज्यादा प्रोग्रेस की है। यूशेंग अपने मास्टर की बात सुनकर अपनी सारी एनर्जी को कंबाइन करते हुए उस बंदे पर अटैक कर देता है, जिसे उसने हवा में जाते हुए डॉज कर लिया। इसके बाद वो लगातार अपने चाबुक का इस्तेमाल करते हुए यूशेंग पर अटैक्स किए जा रहा था। अब बाकी असैसिन्स अपने मास्टर का साथ देते हुए यूशेंग पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ गए। ये सब यूशेंग को मारने ही वाले थे कि तभी यंगवुशी ने अपनी शूटिंग फिंगर टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए इन सबको दूर पटक दिया, जिससे वो असैसिन्स भी वहाँ से डरकर भाग गए। यंगवुशी अपने डेसिबल से कहता है कि चलो अब यहाँ से चलते हैं। यूशेंग अपने मास्टर की बात सुनकर कहता है कि क्या हम इसकी जान नहीं बचाएंगे। यंगवुशी जवाब देते हुए कहता है कि मेरे लिए सिर्फ ये कचरा है, मैंने फाइट प्रैक्टिस के लिए की थी, ना कि इसे बचाने के लिए। यंगवुशी भी वहाँ से रवाना होने ही वाला था कि उसकी नजर उस बंदे की सोर्ड पर पड़ गई, जिसे देखते हुए वो कहता है कि अच्छा ये है शेनक्याओ, माउंट शियांदो का चीफ डेसिबल। इसके साथ ही वो शेनक्याओ की पल्स को चेक करते हुए अपने डेसिबल से कहता है कि इसे जल्दी से रिवाइवल पिल्स देकर हमारे सेक्ट वापस ले आना, ये हमारे बहुत ज्यादा काम आ सकता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर माउंट शियांदो के पवेलियन पर आ गया, जहाँ मिस्टर टेन और यूआई आपस में बातें करते हुए कह रहे थे कि हमने हर जगह सर्च किया लेकिन चीफ का कहीं कुछ पता नहीं चला। क्या अभी एल्डर से न्यू चीफ डिसिप्लिन बनाने की बात कहना सही रहेगा?
रहेगा या नहीं। इनकी ये बातें छत पर खड़े यूशेंग ने भी सुन ली थी। यूशेंग हवानियों विला वापस आने के बाद अपने मास्टर यांग वुशी को बताता है कि यूआई को चीफ डिसिप्लिन बना दिया गया। यांग वुशी को तो इस बात से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था। वो यूशेंग से सवाल करते हुए कहता है कि मुझे बताओ कि शेनक्याओ की कंडीशन कैसी है। जो सुनते साथ ही यूशेंग ने भी शेनक्याओ की कंडीशन के बारे में बताना शुरू कर दिया कि वो भी कोमा में है और उसकी काफी बोन्स भी ब्रेक हो चुकी है। मुझे नहीं लगता कि वो रिकवरी के बाद भी हमारे किसी काम आने वाला। यांग वुशी कहता है कि शेनक्याओ कोई आम आदमी नहीं बल्कि माउंट शांदो का चीफ डिसिपल होने के साथ साथ एक प्योर सोल भी है। कितना इंटरेस्टिंग होगा अगर ये इवल होकर हमारे सेक्ट में डिसिबल बन जाए। लेकिन यूशेंग को तो ऐसा कुछ नहीं लगता था। वो यांग वुशी से कहता है कि ऐसा भी तो हो सकता है कि शेनक्याओ जागने के बाद एक बेवकूफ बन जाए। यांग वुशी उसकी बात सुनकर उसे जवाब देते हुए कहता है कि अगर ये उठने के बाद एक बेवकूफ बन गया तो तुम इसे जिंदा दफना देना, यही इसकी सजा होगी। नेक्स्ट मॉर्निंग शेनक्याओ होश में आने के फौरन बाद ही उठने की कोशिश कर रहा था। ये देखकर शेनक्याओ उससे कहता है तुम्हें काफी गहरी चोटें लगी थी जिसकी वजह से तुम्हारी बोन्स भी ब्रेक हो गई और पॉइजन की वजह से तुम्हारे ऑर्गन भी डैमेज हो गए। इसीलिए तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम लेटे रहो और अपनी बॉडी को ज्यादा मूव ना करो क्योंकि तुम अभी पूरी तरह से रिकवर नहीं हुए। शेनक्याओ बेचारा जो कि पहले ही बहुत ज्यादा मुश्किलात में था यूशेंग से कहता है कि मैं तुम्हें देख नहीं सकता, मेरे सामने सिर्फ अंधेरे के अलावा कुछ नहीं। तो यूशेंग अपने मन में कह रहा था कि शायद ये अंधा हो चुका। शेनक्याओ यूशेंग से सवाल करते हुए कहता है कि क्या मैं तुम्हारा नाम जान सकता हूँ। यूशेंग ने भी अपना नाम बता दिया। शेनक्याओ दोबारा से यूशेंग से सवाल करते हुए कहता है कि मैं कौन हूँ और यहाँ कैसे आया। यूशेंग तो उसकी बात सुनकर हैरान हो गया। क्या इसे कुछ याद नहीं। वो ये सब अभी सोच ही रहा था कि तभी मास्टर यांग वुशी भी रूम में आते हुए कहते हैं कि तुम्हारा नाम शेनक्याओ है और तुम मेरे डिसाइपल हो। इसके साथ ही यांग वुशी शेनक्याओ की पल्स को चेक करते हुए यूशेंग से कहते हैं कि तुम इसके साथ ही रहोगे जब तक ये फुली रिकवर नहीं हो जाता। इसके बाद हमें 3 महीने बाद का सीन दिखाया गया। शेनक्याओ अब काफी हद तक रिकवर हो चुका था। वो कम्प्लीटली तो नहीं लेकिन दिन में लाइट की मदद से डायरेक्शंस का पता लगा सकता था और साथ ही साथ उसकी हियरिंग सेंस भी काफी तेज थी। अब ये दोनों यांग वुशी के पास आ चुके थे। यांग वुशी शेनक्याओ की पल्स को चेक करते हुए कहते हैं तुम्हारी कुंफू स्किल अभी पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय नहीं हुई, मैं अभी भी इसे फील कर सकता हूँ। ये पॉसिबल है कि तुम फ्यूचर में जाकर इसे कम्प्लीटली रिकवर कर लो। इसके साथ ही वो यूशेंग से कहता है कि नैनिया किंगडम में जिवैन और उसकी फैमिली को मार दो। जो सुनकर यूशेंग बताता है कि जिंगवैंग भी हियाओ सेट का ही एक स्पाई है। इन्होंने हमारे सेट पर बहुत ज्यादा अटैक्स किए जब आप मेडिटेशन पर थे। ये सुनकर यांग वुशी गुस्सा होते हुए कहता है कि इन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। जब तक मैं जिंदा हूँ हमारे सेट को किसी से भी डरने की कोई जरूरत नहीं। यांग वुशी शेनक्याओ को कहते हैं कि तुम भी यूशेंग के साथ जाओगे, जिस पर शेनक्याओ भी एग्री हो गया। अब ये दोनों नैनिया किंगडम की तरफ रवाना हो गए। रास्ते में शेनक्याओ यूशेंग से सवाल करते हुए कहता है कि आखिर हियाओ सेट की हमारे साथ दुश्मनी की वजह क्या है। जिस पर यूशेंग ने भी बताना शुरू कर दिया कि हियाओ सेट के लीडर मिस यान और उसके लवर ने हमारे सेट पर बहुत बार अटैक्स किए जब मास्टर मेडिटेशन पर थे ताकि वो हमारे सेट को हत्या सके। जिवैन और उसकी फैमिली को मारना हियाओ सेट के लिए एक वार्निंग की तरह होगा ताकि वो आइंदा से ऐसी कोई गलती ना करे और ऐसा कोई एक्शन भी ना ले। लेकिन शेनक्याओ को तो ये सब जानकर कुछ अच्छा नहीं लगता। यूशेंग से कहता है कि हमें डायरेक्टली मिस यान से बात करनी चाहिए। हम अपने मकसद के लिए इन मासूम लोगों की जानें क्यों ले रहे हैं। यूशेंग शेनक्याओ को समझाते हुए कहता है कि तुम इस बारे में ज्यादा मत सोचो, मास्टर ने ये फैसला सोच समझ कर ही किया होगा, हमें सिर्फ मास्टर्स के ऑर्डर को फॉलो करना है। इसके बाद ये दोनों शेनक्याओ की मेडिसिन लेने के लिए एक मेडिकल शॉप पर रुक गए। यूशेंग शेनक्याओ को एक चेयर पर बिठाकर खुद मेडिसिन लेने के लिए रवाना हो गया। उसी शॉप में एक आदमी अपने बच्चे की मेडिसिन लेने के लिए आया हुआ था। वो बच्चा अपने फादर से हाथ छुड़ाकर यहाँ शेनक्याओ के पास आ गया और शेनक्याओ को देखते हुए बोला कि आप स्माइल करते काफी प्यारे दिखते हैं लेकिन अफसोस आप देख नहीं सकते। ये बात उसके फादर ने भी सुन ली थी, जिस पर वो इसकी डांट लगाते हुए कहते हैं कैसा नहीं बोलते। साथ ही उन्होंने अपने बेटे के रूड बिहेवियर के लिए शेनक्याओ से माफी भी मांगी। इसके बाद इन दोनों ने अपने नाम एक दूसरे को बताए जिससे शेनक्याओ को भी मालूम हो गया कि ये बंदा और कोई नहीं बल्कि जिवैंग है जिसे मारने के लिए ये लोग यहाँ पर आए हैं। शेनक्याओ तो जिवैंग और उसकी फैमिली को बचाना चाहता था, इसीलिए वो अपने पास से मेडिसिन का एक पैकेट निकालकर जिवैंग को दे देता है जिस पर हियाओ सेट की स्टैंप लगी हुई थी। जिसे देखकर जिवैंग भी शेनक्याओ के इशारे को समझ चुका और वो उसका शुक्रिया अदा करते हुए वहाँ से रवाना हो गया। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर यांजिवैन के मेंशन पर आ गया। शेनक्याओ और यूशेंग भी यहाँ पर पहुँच चुके थे। यूशेंग ने आते साथ ही वहाँ मौजूद गार्ड्स की धुलाई करना शुरू कर दिया। वो बड़ी ही आसानी के साथ इनके अटैक्स को डॉज किया जा रहा था जैसे कि उसे पहले से ही मालूम हो कि कौन कहाँ से अटैक करने वाला है। शेनक्याओ इन लोगों को देख तो नहीं सकता लेकिन वो इनकी आवाजों को बड़े ध्यान से सुन रहा था। इन सबको ठिकाने लगाने के बाद यूशेंग शेनक्याओ से कहता है कि मैं अंदर जा रहा हूँ, तुम यहीं रुको क्योंकि अंदर खतरा हो सकता है। शेनक्याओ भी उसकी बात से एग्री हो गया। इसके बाद यूशेंग अंदर की तरफ चला गया। यहाँ शेनक्याओ आगे तरफ बढ़ ही रहा था कि उसका पाँव ब्लड
बेड पर से स्लिप हो गया, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। वो हैरान होते हुए कहता है कि इतना ज्यादा ब्लड, इतनी तो फाइट भी नहीं हुई, ये तो इवल गैंग का फाइटिंग स्टाइल नहीं है। अंदर यूशेंग जीवेंग की फैमिली को हर जगह सर्च कर रहा था, लेकिन उसे कोई भी नहीं मिलता। वो बाहर आते हुए शनक्याओ से कहता है कि मुझे अंदर कोई भी नहीं मिला, क्या तुमने उन्हें इन्फॉर्म किया था? जिसके जवाब में शनक्याओ ने भी हाँ कह दिया। साथ ही साथ वो कहता है कि इसमें उसके बेटे और वाइफ की कोई गलती नहीं, हम उनकी जान क्यों लेते, इसीलिए मैंने उन्हें इन्फॉर्म कर दिया। जो सुनकर यूशेंग तो काफी गुस्से में आ चुका था। वो शनक्याओ से सवाल करते हुए कहता है कि तुम एक पावरलेस ब्लाइंड हो, तुमने आखिर उन्हें मैसेज कैसे भिजवाया? तुम तो सारा टाइम मेरे साथ थे। शनक्याओ को तो अभी भी अपने केस पर कोई रिग्रेट नहीं था। वो उसे बताता है कि मैंने उसे हमारे सेक्ट की एक मेडिसिन पैकेट दिया था, जिससे उसे मालूम हो गया कि हम यहाँ आ चुके हैं। शनक्याओ की ये बात सुनकर यूशेंग तो और ज्यादा भड़क गया। वो अपनी पावर्स को अनलिस्ट करते हुए कहता है कि तुमने मास्टर के सारे प्लान को बर्बाद कर दिया, अब इसका नतीजा भुगतो। ये कहते साथ ही वो शनक्याओ पर अटैक कर देता है, जिससे शनक्याओ को काफी ज्यादा पेन हुई, क्योंकि उसकी बॉडी अभी फुली रिकवर नहीं हुई थी। शनक्याओ यूशेंग से कहता है कि मैं हियाओ सेट का डेसिबल नहीं हूँ ना? यूशेंग तो उसकी बात सुनकर हैरान होते हुए कहता है कि तुम्हें कैसे पता चला? शनक्याओ जवाब देते हुए कहता है कि मेरे कानों में मुसलसल एक आवाज आती है कि कभी भी बुराई के रास्ते पर मत चलना, तो तुम कैसे कह सकते हो कि मैं एक इवल सेट का मेंबर हूँ? यूशेंग तो बांसुलेस हो चुका, उसे समझ ही नहीं आता कि वो शनक्याओ की इस बात का क्या जवाब दे। तभी यहाँ मास्टर यनवुशी भी आ गए, जिसे देखते ही यूशेंग अपने घुटनों पर बैठते हुए कहता है कि मास्टर आई एम सॉरी, मैं आपका काम पूरा नहीं कर सका, प्लीज मुझे पनिश करें। यंगवुशी कहते हैं कि नैनिये किंगडम में हर तरफ हमारे स्पाइस मौजूद थे। जीवेंग अगर अपनी फैमिली के साथ यहाँ से भागने की कोशिश करता तो मुझे इसका मैसेज मिल गया होता। यूशेंग कहता है तो इसका मतलब जीवेंग अभी भी अपनी फैमिली के साथ इस मेंशन के अंदर है। यनवुशी को तो पता था कि इसे कुछ भी नहीं होने वाला, इसीलिए वो एक स्टोन को उठाते हुए सामने पड़े पत्थर की तरफ थ्रो कर देते हैं। अब यूशेंग को भी समझ आ चुका कि उसे क्या करना है, इसीलिए वो फौरन से जाते हुए उस पत्थर को एक तरफ हटाते हुए जीवेन और उसकी फैमिली को बाहर निकाल लाया। जीवेन फैमिली अब काफी घबराई हुई थी, क्योंकि उन्हें अच्छे से मालूम था अब उनके साथ क्या होने वाला है। यनवुशी शनक्याओ से सवाल करते हुए कहते हैं कि आखिर तुम इन्हें मुझसे कैसे बचाओगे? ना तो तुम देख सकते हो, ना ही तुम्हारे पास इतनी पावर्स है कि तुम मुझे रोक सको। इसके साथ ही यनवुशी अपनी पावर्स को अनलिश करते हुए यन फैमिली को मारने के लिए आगे बढ़ गया। शनक्याओ जो कि किसी बेगुनाह को अपने सामने मरता हुआ नहीं देख सकता था, इसीलिए वो फौरन से यन फैमिली के आगे आकर खड़ा हो गया, जबकि उसे ये बात अच्छे से मालूम थी कि यंगवुशी बहुत ज्यादा पावरफुल है और वो उसका मुकाबला नहीं कर सकता। यूशेंग तो शनक्याओ की ये सारी हरकतें देखते हुए अपने मन में कह रहा था कि क्या ये पागल हो चुका जो मरने के लिए यंगवुशी के सामने आ गया। यहाँ हम देखते हैं कि यंगवुशी शनक्याओ के बिल्कुल करीब आकर रुक गया और सवाल करते हुए कहता है कि क्या लगता है तुम्हें, तुम मुझे हरा सकते हो? जिस पर शनक्याओ ने भी ना में जवाब दे दिया। इसके साथ ही यंगवुशी शनक्याओ को गले से पकड़ते हुए कहता है कि तुम्हारा काम है सिर्फ मेरे ऑर्डर्स को फॉलो करना, क्योंकि तुम मेरे डिसिपल हो, ना कि खुद की मर्जी चलाना। शनक्याओ की कंडीशन कुछ अच्छी नहीं थी। वो बहुत मुश्किल से सांस लेते हुए कहता है कि मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि इन्हें बचा लूं। शनक्याओ की बात सुनते हुए यंगवुशी हंसते हुए कहता है कि कितना मुश्किल होता है ना अच्छे लोगों के लिए जिंदगी गुजारना। शनक्याओ कहता है कि तुम्हारे लिए भी तो कितना मुश्किल रहा होगा ये सब प्लान करके एक्ट करना। यंगवुशी तो चौंकते हुए बोला, तुम्हारी इस बात का क्या मतलब था? मैं अंधा जरूर हूँ, लेकिन मेरी हियरिंग सेंस काफी अच्छी है। यंग मेंशन की एंट्री फाइट से ही मुझे अंदाजा हो गया कि ये सब प्लान था। और सबसे इम्पोर्टेंट, एक मरा हुआ इंसान तो सांस लेता ही नहीं, जबकि ये लोग तो टर्टल ब्रीथिंग मेथड का इस्तेमाल करते हुए सांस ले रहे हैं। यंगवुशी तो शनक्याओ की इस अक्लमंदी से बहुत इम्प्रेस हो चुका था। यंगवुशी यूशेंग की तरफ देखते हुए कहता है कि तुम अभी भी एक अच्छे खिलाड़ी हो, तुम्हें और ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है। यूशेंग अपने मास्टर की बात सुनते हुए उन गार्ड्स को टांग से उठाते हुए कहता है कि चलो बोट पे जाओ, शो खत्म हो चुका। उन सब लोगों के जाने के बाद यंगवुशी शनक्याओ से कहता है कि जब तुम्हें मालूम था कि ये सब प्लान्ड है तो तुम मेरे सामने क्यों आए, जबकि तुम्हें अच्छे से मालूम है कि तुम मेरे एक सिंगल अटैक को भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। तुम एक अच्छे इंसान हो, तुम्हारी खुद की जान खतरे में होने के बावजूद भी तुम्हें सिर्फ यान फैमिली की परवाह थी। इसके साथ ही यंगवुशी ने उसे सच बता दिया कि तुम इवल गैंग के मेंबर नहीं बल्कि माउंट शांदू के चीफ डिसिपल हो। तुम्हें कुछ लोगों ने बुरी तरह इंजर्ड करके पहाड़ी से नीचे गिरा दिया और वो मैं ही था जिसने तुम्हें बचाया। तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम हियाओ सेट को ज्वाइन कर लो। मैं तुम्हें अपनी इवल स्किल्स सिखाऊंगा, जिससे तुम उन सब से बदला ले सकोगे जिन्होंने तुम्हें इस हाल तक पहुंचाया। लेकिन शनक्याओ तो अपने गुड मोरल्स को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं था। वो यंगवुशी से कहता है कि मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी जान बचाई और मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। मैं अब माउंट शांदू वापस जाना चाहता हूँ। यंगवुशी उसके इस फैसले से ज्यादा खुश नहीं थे। वो शनक्याओ को रोकते हुए कहते हैं कि तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम यहीं रुक जाओ, क्योंकि माउंट शांदू से ऐसी कोई खबर नहीं आई कि वो लोग तुम्हें ढूंढ रहे हैं। शनक्याओ को लेकिन इन बातों से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था। वो एक बार फिर से मास्टर यंगवुशी का शुक्रिया अदा करते हुए वहां से जाने लगा। यंगवुशी से रोकते हुए एक बैम्बू स्टिक दे दी ताकि वो अपना सफर आराम
से तय कर सके। इसके साथ ही ये दोनों अपने अपने रास्ते रवाना हो गए। यांग वुशी यूशेंग से कहता है कि तुम अभी भी अपने इन्वेस्टिगेशन जारी रखो। इसके बाद सीन शिफ्ट कर बायमू सेक्ट आ गया, जहाँ कुन्नी का सीनियर आकर बताता है कि शेनक्यो अभी जिंदा है और अपनी पास्ट लाइफ के बारे में सब कुछ भूल चुका। जिसके जवाब में उसका मास्टर कहता है कि हमारा मकसद पूरा हो गया, अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि शेनक्यो मरे या जिंदा रहे। जिसके पास सोलिडिटी बुक की इन्फॉर्मेशन है उसके साथ डील करना शेनक्यो के मुकाबले में इजी रहेगा, क्योंकि वो बंदा बहुत ज्यादा लालची है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर शेनक्यो पर आ गया। वो अब फोनिंग सिटी पहुंच चुका था। यहाँ पर वो एक टेम्पल में स्टे करता है। इस टेम्पल में शेनक्यो के साथ और बंदे भी थे। वो शेनक्यो को बुली करते हुए कहते हैं कि तुम्हारे पास जो कुछ भी है निकाल कर हमें दे दो। तभी उन लोगों में से एक बंदा चैनगोंग आगे बढ़कर उन लोगों को पकड़ते हुए शेनक्यो से कहता है कि अगर तुम मुझे 2 पैनकेक्स दो तो मैं तुम्हारे लिए इन लोगों को रोक सकता हूँ। जिस पर शेनक्यो भी एग्री हो गया। अब वो उन दोनों को अच्छे से मजा चखाते हुए टेम्पल से बाहर निकाल देता है। वो वापस आने के बाद शेनक्यो से पैनकेक्स लेते हुए कहता है कि अगर तुम इस टेम्पल में रहना चाहते हो तो तुम्हें मुझे 2 नहीं 3 पैनकेक्स देने होंगे, वरना तुम्हें भी मैं इन लोगों की तरह बाहर निकाल दूंगा। चैनगोंग शेनक्यो को ऊपर से नीचे देखते हुए कहता है कि तुम तो ब्लाइंड हो, फिर तुम पैसे कैसे कमाओगे? जिसके जवाब में शेनक्यो कहता है कि मैं कम्प्लीटली ब्लाइंड नहीं, बल्कि दिन में लाइट की मदद से डायरेक्शंस का पता लगा सकता हूँ। चैनगोंग को तो सिर्फ अपने पैनकेक से फर्क पड़ता था, इसीलिए वो कहता है कि अच्छा ठीक है, समझ गया, बस तुम कल पैनकेक्स ले आना, वरना यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं। इसके बाद हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया गया। शेनक्यो ने एक स्टॉल लगाया हुआ था जहाँ वो लोगों का हाथ पढ़कर उनका फ्यूचर बताता है, लेकिन सुबह से शाम हो गई, उसके पास कोई भी कस्टमर नहीं आता। आखिरकार शेनक्यो के पास एक कस्टमर आ ही गया, जो कि और कोई नहीं मिस्टर यान थे। मिस्टर यान शेनक्यो के सामने बैठे हुए कहते हैं कि कितनी शर्म की बात है, तुम माउंट शियांदो की चीफ प्रिंसिपल होने के बावजूद भी गलियों में भीख मांग रहे हो। इससे अच्छा था कि तुम मेरी ऑफर को ही एक्सेप्ट कर लेते। शेनक्यो कहता है कि मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ, आप यहाँ से जाएं। मिस्टर वुशी उसकी बात कहाँ सुनने वाले थे। वो उसकी पल्स को चेक करते हुए कहते हैं कि तुम तो काफी रिकवर हो गए हो। पास ही से एक बूढ़ी औरत गुजरते हुए शेनक्यो को एक कॉइन दे गई, जिससे शेनक्यो को काफी एम्बेरसमेंट हुई, लेकिन वो इसे रखने के अलावा और कर भी क्या सकता था। साथ ही साथ यान वुशी बताते हैं कि तुम्हारे लॉस्ट होने के एक दिन बाद ही न्यू चीफ डिसिप्लिन बना दिया गया। गेस करो किसे बनाया? तुम्हारे प्यारे दोस्त यूआई को। ये सुनकर शेनक्यो के सर में दर्द शुरू हो गया। यान वुशी एक बार फिर से शेनक्यो को समझाते हुए कहती हैं कि तुम्हारे पास अभी भी वक्त है, हमारे साथ ज्वाइन कर लो, तुम्हारे लिए बेहतर यही रहेगा। ये कहते ही यान वुशी वहाँ से चले गए और शेनक्यो भी वापस से टेम्पल की तरफ रवाना हो गया। इसके बाद सीन शिफ्ट पर यूशेंग और यान वुशी पर आ गया। यूशेंग यान वुशी को बताता है कि वेपन्स माउंट शियांदो पर मिले थे। इस तरह के वेपन यूही गैंग इस्तेमाल करती है। इसका मतलब ये हुआ कि वो भी बायमू सेक्ट के साथ मिल चुकी। यहाँ टेम्पल में शेनक्यो ने 3 पैनकेक्स चैनगोंग को दे दिए। चैनगोंग उन पैनकेक्स को लेते हुए कहता है कि आखिर ये तुमने पैसे कैसे कमाए? शेनक्यो कहता है कि फ्यूचर बताकर। ये सुनकर चैनगोंग ने भी अपना हाथ आगे की तरफ बढ़ा दिया। शेनक्यो उसका हाथ देखते हुए उसे बताता है कि तुम्हारे स्टेप फादर थे, तुमने अपनी फैमिली से लड़कर अपना घर छोड़ दिया और छोटे मोटे काम कर अपना पेट पालने लगे। चैनगोंग तो शेनक्यो की बातें सुनकर हैरान हो गया। वो कहता है ये सब तुम्हें कैसे पता? शेनक्यो कहता है कि तुम्हारे एक्सेंट और तुम्हारी हरकतों की वजह से मैं तुम्हारा अभी फ्यूचर भी बता सकता हूँ। तभी वो बंदे जिन्हें चैनगोंग ने कल मारकर भगा दिया था और ज्यादा भिखारियों के साथ बाहर आकर खड़े हो चुके थे। शेनक्यो ने तो उनके आने की आवाज सुन ली, लेकिन चैनगोंग तो इन सब बातों से बेखबर था। वो शेनक्यो से कहता है कि तुम मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो, मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुम कोई फ्यूचर नहीं देख सकते, मैं तुम्हारी इन बातों में नहीं आने वाला। ये कहते ही वो यहाँ से उठकर विंडो के पास चला गया। शेनक्यो उसे कहता है कि मैं तुम्हारा अभी का फ्यूचर बता सकता हूँ। चैनगोंग सोचते हुए कहता है कि हाँ जरूर, क्यों नहीं। जो सुनते ही शेनक्यो उससे कहता है कि ये जगह जहाँ तुम अभी खड़े हो तुम्हारे लिए शुभ नहीं, तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम यहाँ से हट जाओ, क्योंकि यहाँ खड़े रहने से तुम्हारे सर से ब्लड भी निकल सकता है। चैनगोंग जो कि अभी भी शेनक्यो की बातों को सीरियसली नहीं ले रहा था, विंडो के और ज्यादा करीब जाते हुए कहता है कि अच्छा ये जगह मनहूस है, यहाँ खड़े नहीं होना, मजाक मत करो, मैं लोगों का खून बहाता हूँ, कोई मेरा नहीं बहा सकता। चैनगोंग अभी इसी तरह की बातें कर ही रहा था कि बाहर से एक डंडा आते हुए उसके सर पर लग गया, जिससे चैनगोंग के तो 14 तबक रोशन हो गए। अब वो बंदे भी अंदर की तरफ आते हुए चैनगोंग से कहते हैं कि आज तुम नहीं बचने वाले, कल तो तुम बहुत ज्यादा एरोगेंट बन रहे थे ना, आज हम तुम्हें मजा चखाएंगे। चैनगोंग तो कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंट था, उसे लगता है कि वो इन सबको अकेला ही हरा सकता है, इसीलिए वो इनसे कहता है कि तुम भिखारी मिलकर भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, इसीलिए चलो आ जाओ अब। इसके साथ ही इन दोनों में फाइट स्टार्ट हो गई।
चैनगोंग तो 1 मिनट भी उनके सामने टिक नहीं पाया और उन सब ने मिलकर चैनगोंग की खूब धुलाई की, इसकी जेबें भी खाली कर दी। उनमें से एक भिखारी चैनक्याओ को देखते हुए कहता है कि यहाँ एक और बंदा भी है। चैनगोंग फौरन से पलटते हुए बोला, इसके पास बहुत पैसे हैं, इसने मुझे 3 पैनकेक्स भी दिए, मेरे पास कुछ नहीं है, प्लीज मुझे छोड़ दो, और साथ ही साथ ये फ्यूचर भी देखकर बता सकता है। चैनगोंग की ये सारी बातें सुनकर वो बंदा आगे बढ़ते हुए चैनक्याओ से कहता है कि तुम्हारे पास जो कुछ भी है हमें दे दो, हम तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। चैनक्याओ तो साफ इनकार करते हुए कहता है कि मैं अपने पैसे तुम्हें बिल्कुल भी नहीं दूंगा, ये मैंने बहुत ज्यादा मुश्किल के साथ कमाए हैं। ये सुनकर वो बंदा खुद पैसे लेने के लिए आगे बढ़ गया, लेकिन चैनक्याओ अपने स्टेक का इस्तेमाल करते हुए उसे पीछे की तरफ हटा दिया। चैनक्याओ की बॉडी अभी फुली रिकवर नहीं हुई थी, वो अकेला इन सब का मुकाबला नहीं कर सकता था। वो सब भी अपने वेपन्स लेते हुए वापस से चैनक्याओ पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ गए। चैनक्याओ ने माउंट चांदो की एक टेक्निक सर्जिंग वेव का इस्तेमाल करते हुए उन सब लोगों को पछाड़ दिया, जिसके बाद वो उन भिखारियों की गैंग से कहता है कि तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ, वरना मैं तुम्हारी आंखें निकाल कर तुम्हें भी अपनी तरह अंधा बना दूंगा। ये सुनते ही वो बंदे यहाँ से दुम दबाकर भाग गए। चैनगोंग चैनक्याओ से कहता है कि तुम्हें क्या जरूरत थी उन पर रहम दिखाने की, तुम्हें चाहिए था कि उनकी आंखें निकाल ही लो। चैनक्याओ की हालत अब काफी खराब हो चुकी थी और वो वीकनेस की वजह से बेहोश हो गया। बेहोशी की हालत में उसे पास के कुछ विजन्स आते हैं जहाँ चैनक्याओ माउंट चांदो पर शॉर्ट प्रैक्टिस कर रहा था और वहाँ यूआई भी आ जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट कर ल्यूही गैंग के मेंशन पर आ गया, जहाँ कुन्ये एक बॉक्स ल्यूही गैंग के हवाले करते हुए कहता है कि ये सेफली अबॉर्ड तक पहुँच जाना चाहिए क्योंकि ये बहुत ज्यादा कीमती है। ल्यूही गैंग का लीडर कुन्ये की बात सुनते हुए कहता है कि आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं, हमारी वाइस लीडर मिस युन खुद इस बॉक्स को प्रोटेक्ट करेगी। कुन्ये कहता है कि हो सकता है तुम्हें रास्ते में बहुत सारे लोग डिस्टर्ब करें, तुम्हें बहुत ज्यादा ख्याल रखना होगा। इसके साथ ही मिस युन अपनी स्किल्स दिखाते हुए कहती है कि जो भी हमें डिस्टर्ब करेगा उसका यही अंजाम होगा। इनकी ये सब बातें छत पर खड़ा यूशिंग भी सुन रहा था। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर वापस से चैनक्याओ पर आ गया। चैनक्याओ बेहोशी की हालत में भी यूआई का नाम ले रहा था और उससे कहता है कि मेरे साथ ऐसा मत करो। चैनगोंग यूआई का नाम सुनते हुए कहता है कि कौन यूआई। इसके बाद वो चैनक्याओ को बताता है कि तुम पिछले 2 दिन से सो रहे हो, वो तो भला हुआ एक अबॉर्ड था जिसने तुम्हारे लिए मेडिसिन दे दी। माई मार्शल आर्ट स्किल्स काफी कमाल थी, क्यों ना तुम ल्यूही गैंग को ज्वाइन कर लो, वो यहाँ की लोकल गैंग में सबसे ज्यादा पावरफुल है। चैनक्याओ के सर में तो अभी भी दर्द हो रहा था। वो चैनगोंग से कहता है कि मुझे किसी ल्यूही गैंग को ज्वाइन नहीं करना, मैं सिर्फ माउंट चांदो वापस जाना चाहता हूँ। चैनगोंग कहता है कि तुम माउंट चांदो की जाना चाहते हो, जिसके जवाब में चैनक्याओ बताता है कि वहाँ मेरा घर है। चैनगोंग रिक्वेस्ट करते हुए कहता है कि प्लीज मुझे भी अपने साथ ले जाओ, मेरे मास्टर बन जाओ, मैं भी तुमसे मार्शल आर्ट सीखकर मार्शल आर्ट वर्ल्ड में फेमस हो जाऊंगा। इसके बाद मैं ल्यूही गैंग का लीडर भी बन सकता हूँ। चैनक्याओ कहता है कि मैं तुम्हारा मास्टर नहीं बन सकता, मुझे जितनी थोड़ी बहुत स्किल्स आती हैं वो मैं तुम्हें सिखा दूंगा। ये दोनों भी इसी तरह की बातें कर ही रहे थे कि तभी हम देखते हैं मिस युन अपने कुछ डिसाइपल्स के साथ इसी टेंपल में स्टे करने के लिए आ गई। मिस युन से उस ट्रेजर को चुराने के लिए अलग अलग सेक्ट्स के लोग उनका पीछा कर रहे थे, वो भी अब यहाँ पहुँच चुके, जिन्होंने आते साथ ही टेंपल के मॉन्क को मार दिया। चैनगोंग बाहर से आती आवाज़ों को सुनकर कहता है कि मैं जाकर देखता हूँ कि बाहर कौन है। चैनक्याओ जो कि पहले ही उन लोगों की प्रेजेंस को महसूस कर चुका था, चैनगोंग से कहता है कि तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम यहीं रुक जाओ, लेकिन चैनगोंग नहीं रुकता। चैनगोंग जो कि अब दरवाजे के सुराग से बाहर देखने ही वाला था, तभी अचानक से एक बंदा दरवाजे को खोलते हुए सीधा आकर चैनगोंग को गले से पकड़ते हुए कहता है कि क्या तुम ल्यूही गैंग से हो, जिस पर चैनगोंग ने भी नामे जवाब दे दिया। ये सुनकर वो बंदा कहता है कि तुम्हारे जैसे कचरे ने मेरा टाइम वेस्ट कर दिया, इसीलिए अब तुम्हें मरना होगा, और ये कहते साथ ही वो उसे मारने ही वाला था। चैनक्याओ उसे अपने स्टिक की मदद से रोकते हुए कहता है कि हमारा इस जगह और ल्यूही गैंग से कोई ताल्लुक नहीं, हम यहाँ सिर्फ रात गुजारने के लिए आए थे, प्लीज आप हमें जाने दें। लेकिन उस मास्टर का तो कुछ और ही प्लान था। वो सीटी बजाते हुए अपने बाकी के साथियों को भी वहाँ पर बुला लेता है, जो आते साथ ही चैनक्याओ और चैनगोंग को पकड़कर मेन हॉल में ले गए। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर मिस युन पर आ गया, जो कि अपने रूम में बैठी हुई थी। उससे छत पर से किसी के चलने की आवाज आई, इसीलिए वो फौरन से कैंडल को बुझाते हुए पिलर के पीछे छुप गई। अब नैनिए किंगडम का इंपीरियल डिटेक्टिव मोरॉन की भी रूम में आ चुका था। आते ही वो बॉक्स की तरफ आगे बढ़ गया, जो देखते हुए मिस युन ने उस पर अटैक कर दिया, जिसे डॉज करते हुए मोरॉन्ग भी मिस युन पर काउंटर अटैक कर देता है। अब इन दोनों के दरमियान फाइट स्टार्ट हो चुकी थी। मिस युन ने फ्लोरल रेन टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए मोरॉन्ग को पीछे हटा दिया। मिस युन की इस काबिलियत को देखते हुए मोरॉन्ग भी इम्प्रेस हो गया। वो मिस युन से कहता है कि तुम वाकई ल्यूही गैंग के वाइस लीडर कहलाने के काबिल हो, तुम्हारी इस टेक्निक के बारे में ज्यादा लोग नहीं जानते। मिस युन मास्टर मोरॉन्ग की इन बातों को इग्नोर करते हुए कहती है कि तुम बताओ तुम कौन हो। मास्टर मोरॉन्ग उसे जवाब देते हुए कहते हैं कि आखिर ये तुमने सोच में कैसे लिया कि तुम इस ट्रेजर को हमारी नाक के नीचे से ले जाओगी और हमें पता भी नहीं चलेगा। अगर तो तुम ये ट्रेजर मेरे हवाले कर दो तो मैं तुम्हें सेफली नैनिए किंगडम से जाने दे सकता हूँ। जो सुनते हुए मिस युन कहती है, अच्छा तो तुम चीफ डिटेक्टिव मोरॉन्ग हो, जिस पर मास्टर मोरॉन्ग ने भी हाँ में जवाब दे दिया। अब मिस युन समझ चुकी
चुकी थी वो मोरोंग से नहीं जीत सकती, क्योंकि आज वो पूरी तैयारी के साथ आया हुआ था। यही सब सोचते हुए मिस यून ने एक चेयर को उठाकर मास्टर मोरोंग की तरफ फेंक दिया ताकि उसे भागने का कुछ टाइम मिल सके। मास्टर मोरोंग ने अपनी पाम टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उस चेयर को रोक लिया था। साथ ही साथ वो मिस यून से कहते हैं कि तुम इन चीप ट्रिक्स का इस्तेमाल करते हुए आज मुझसे नहीं बच सकती। मिस यून भी मास्टर मोरोंग से बचते हुए यहाँ मेन हॉल में पहुंच चुके, जहाँ पहले से ही शेनक्यो और जेनगोंग मौजूद थे। मिस यून मास्टर मोरोंग के चमचों की तरफ देखते हुए कहती है कि नैनी किंगडम का नंबर 1 कुंफू मास्टर मोरोंग अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर रात के अंधेरे में लोगों पर अटैक कर रहा था। कितनी शर्म की बात है, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। जिसके जवाब में मोरोंग हंसते हुए कहता है कि तुम्हें क्या लगा था मैं यहाँ तुमसे लड़ने के लिए अकेला आया हूँ? जब लूही गैंग की वाइस चीफ कोई काम पर्सनली कर रही हो तो हमें भी ऐसे काम करने पड़ते हैं। मास्टर मोरोंग का डेसिबल तेबाऊ आगे बढ़ते हुए मास्टर मोरोंग से कहता है कि मैंने मिस यून के रूम को अच्छे तरीके से सर्च किया, लेकिन मुझे वो कहीं नहीं मिला जिसके लिए हम यहाँ आए थे। उसकी बात सुनकर मोरोंग मिस यून की तरफ देखते हुए कहता है कि अगर तुम अपने लोगों की जान बचाना चाहती हो तो वो ट्रेयर आराम से मेरे हवाले कर दो। मिस यून भी मास्टर मोरोंग को वो ट्रेयर देने के लिए एग्री हो गई थी। वो मास्टर मोरोंग से कहती है कि अपने सर्वेंट से कहकर विंग रूम से वो बॉक्स को मंगवा ले, उसी के अंदर ट्रेयर है। मिस यून को लग रहा था कि उसने ये बात करके मास्टर मोरोंग को उल्लू बना दिया, लेकिन मास्टर मोरोंग तो कुछ ज्यादा ही चालाक था। वो कहता है कि तुम्हें क्या मैं बेवकूफ नजर आता हूँ? मुझे अच्छे से मालूम है कि वो बॉक्स तो हमें उलझाने के लिए सिर्फ एक बहाना था। असल ट्रेयर तो तुम्हारे पास है, अब जल्दी से वो हमें दे दो, वरना ये तुम्हारे और तुम्हारे साथियों के लिए अच्छा नहीं होगा। ये सुनते ही तेबाऊ ने मिस यून के डेसिबल की गर्दन पर अपनी सोड रख दी। मिस यून उसे रोकते हुए कहती है कि मैं सच कह रही हूँ, ट्रेजर बॉक्स के अंदर ही है। मैं भला तुमसे झूठ क्यों बोलूंगी? प्लीज मेरे डिसाइपल को छोड़ दो। तभी ऊपर से एक लड़की हंसते हुए कहती है कि मास्टर मोरोंग तुम इतनी देर से बातों को घुमा क्यों रहे हो? तुम सीधे तरीके से मिस यून से क्यों नहीं कहते कि सोसाइटी के फ्रीडम वॉल्यूम मेरे हवाले कर दो? मास्टर मोरोंग चारों तरफ देखते हुए कहते हैं कि तुम जो कोई भी हो बाहर आ जाओ। यहाँ चेनगोंग तो काफी ज्यादा घबराया हुआ था, इसीलिए वो शेनक्यो के पीछे जाकर छुप गया। वो लड़की भी अब बाहर आ जाती है, जिसे देखते ही मिस यून कहती है अच्छा तो वो तुम थी जो सेक्ट के निकलने के बाद से हमारा पीछा कर रही हो। इस लड़की का नाम बायरोंग था, ये हियाओ सेक्ट से बिलोंग करती है। ये भी यहाँ सोसाइटी के वॉल्यूम को लेने के लिए आई हुई थी। बायरोंग कहती है कि हम सब के दरमियान एक फाइट होगी, जो भी हम सब में सबसे ज्यादा पावरफुल होगा वही सोसाइटी के फ्रीडम वॉल्यूम को लेकर जाएगा। सेकेंड ऑप्शन ये है कि हम सब इस वॉल्यूम का एक एक पीस रख लेंगे। मास्टर मोरोंग तो अकेले ही सोसाइटी के इस वॉल्यूम को हथियाना चाहता था, इसीलिए वो मिस यून से कहता है जैसा कि तुम देख पा रही हो यहाँ बहुत सारे कुंफू मास्टर मौजूद हैं, तुम सबसे अकेली नहीं लड़ सकती, इसीलिए बेहतर यही होगा कि तुम ये सोसाइटी का वॉल्यूम मुझे दे दो। इसके बाद तुम्हें यहाँ से सेफली लेकर जाने की जिम्मेदारी मेरी होगी। बायरोंग उसकी ये बातें सुनते हुए कहती है कि फ्रीडम वॉल्यूम के लिए हियाओ सेक्ट ज्यादा क्वालिफाइड है। ये कहते ही वो शैडो मूव टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए तेबाऊ से मिस यून के डेसिबल को छुड़ा दिया, जिससे मास्टर मोरोंग भी काफी भड़क गया। इसीलिए वो अपने सोर्स से बायरोंग पर अटैक करते हुए कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई हमारे दरमियान आने की। बायरोंग उसके अटैक को डॉज करते हुए कहती है अच्छा तो तुम लड़ना चाहते हो मेरे साथ? अब इन दोनों के दरमियान फाइट स्टार्ट हो चुकी। भागने के लिए मिस यून के पास ये एक अच्छा मौका था, इसीलिए वो बाहर की तरफ जाने लगी, लेकिन वक्त रहते ही बायरोंग ने मिस यून को भागते हुए देख लिया, जिसके बाद ये दोनों ही तेजी से मूव करते हुए मिस यून के पास आ गए। बायरोंग मिस यून से कहती है कि तुम तो बहुत ही ज्यादा घटिया हो, तुम अपने लोगों को यहाँ मरने के लिए छोड़कर अकेली भागना चाहती थी। ये कहते साथ ही वो दोनों अपनी एनर्जी को अनलिश करते हुए मिस यून पर अटैक कर देते हैं। मास्टर मोरोंग का चमचा तेबाऊ भी कहाँ पीछे रहने वाला था, वो भी अपनी स्वॉर्ड की मदद से मिस यून पर अटैक करता है, लेकिन मिस यून की एनर्जी की वजह से वो पीछे की तरफ आ गिरा। मिस यून के एक साथी ने मौका पाते ही अपने सेक्ट से मदद बुलाने के लिए सिग्नल भेज दिया। मिस यून को भी यहाँ इन दोनों के अटैक्स को डॉज करने में काफी दिक्कत पेश आ रही थी, इसलिए मिस रोंग ने अपनी एनर्जी को बढ़ाते हुए इन दोनों को पीछे की तरफ हटा दिया। मास्टर मोरोंग का भी प्लान चेंज हो चुका था, वो मिस यून को छोड़कर बायरोंग की तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ गया, जिससे बायरोंग इंजर्ड हो गई। मिस यून इन दोनों को आपस में लड़ता देख वापस से टेंपल से भागने की कोशिश करती है, लेकिन मास्टर मोरोंग ने उसकी ये कोशिश बेकार कर दी, क्योंकि वो उसे रास्ते में ही रोक लेते हैं। बायरोंग की भी नजर अब शेन के ऊपर पड़ चुकी थी, वो उसे देखते हुए कहती है कि तुम तो कितने हैंडसम हो, अच्छा होता अगर तुम्हारे पास कोई स्किल्स भी होती, अब तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि तुम्हें मार दिया जाए। और ये कहते साथ ही उसने शेन को गले से पकड़ लिया। लॉर्ड ह्यूयन भी अब यहाँ पहुँच चुके थे। मास्टर एबॉट तियानताई सेट के टॉप कुंफू मास्टर हैं। ने देखते साथ ही मिस यून के अंदर तो मीन की एक नई किरण जाग उठी। वो खुश होते हुए कहती है कि मास्टर एबॉट आखिर आप यहाँ आ ही गए। लेकिन मास्टर मोरोंग को तो इस बात से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था, उन्हें तो अभी भी अपने फ्रीडम वॉल्यूम की परवाह थी, इसीलिए वो दोबारा से मिस यून पर हमला करने के लिए आगे बढ़ गए। मास्टर एबॉट उन्हें मिस यून की तरफ बढ़ता देख अपने बुद्धा पाम टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उन्हें वहीं रोक दिया, जिसकी प्रेशर की वजह से वो अब अपनी जगह से हिल भी नहीं सकते थे। इसके बाद वापस से सीन शिफ्ट होकर बायरोंग और शेन के ऊपर आ
गया जहाँ बायरोंग ने शेनक्याओ का गला पकड़ा हुआ था। तभी वहाँ यानवुशी भी आ गए। वुशी ने आते साथ ही बायरोंग को हाथ से पकड़कर पीछे की तरफ पटक दिया। यानवुशी को यहाँ देखकर एपॉड भी हैरान हो गया। के बाद वो शेनक्याओ को उसकी बैम्बू स्टिक वापस करते हुए कहते हैं कि ये मैंने तुम्हें गिफ्ट दिया था तो इसको संभाल कर रखो। इसके बाद यानवुशी बाकी सब मास्टर्स की तरफ देखते हुए कहता है कि लगता है आज यहाँ कुछ खास चल रहा था, इसीलिए तो यहाँ बड़ी बड़ी हस्तियाँ आई हुई हैं। हम सबकी छोड़ो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अबॉर्ड शेनक्याओ से सवाल करते हुए कहते हैं, जिसमें मास्टर यानवुशी ने कोई जवाब नहीं दिया। इसके बाद मिस यून मास्टर अबॉर्ड से माफी मांगते हुए कहती है, अगर आप मेरी और मेरे साथियों की सेफ्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लें तो मैं फ्रीडम वॉल्यूम आपको दे सकती हूँ। जिस पर मास्टर अबॉर्ड जवाब देते हुए कहते हैं कि मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हें और तुम्हारे साथियों को बाहिफाजत यहाँ से बाहर ले जाऊं। मिस यून को भी अब इस बात का यकीन आ चुका कि मास्टर अबॉर्ड उसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, इसलिए उसने फ्रीडम वॉल्यूम मास्टर को देने के लिए निकाल लिया। इससे पहले कि वो वॉल्यूम मिस यून मास्टर अबॉर्ड को दे पाती है, मास्टर यानवुशी तेजी से मूव करते हुए मिस यून से वो फ्रीडम वॉल्यूम छीन लेते हैं। मिस यून को तो इस बात की खबर भी नहीं हुई। मास्टर अबॉर्ड को यानवुशी की इस हरकत से काफी गुस्सा आ चुका था, इसीलिए वो बुद्धा पाम टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए यानवुशी पर अटैक कर देते हैं, जिसे यानवुशी ने शूटिंग फिंगर टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए रोक दिया। यानवुशी और अबॉर्ड का पावर लेवल तकरीबन सेम ही था, इसीलिए दोनों एक दूसरे को अच्छी टक्कर दे रहे थे। चेंगकोंग भी इनकी फाइट को एंजॉय कर रहा था। तभी शेनक्याओ उसके पास आते हुए कहता है, चलो यहाँ से, यही अच्छा मौका यहाँ से निकलने का। ये दोनों भी यहाँ से निकलने ही वाले थे कि यानवुशी अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए इन्हें रोकते हुए कहता है कि इतनी भी क्या जल्दी है, जरा रुक जाओ। ये कहते ही यानवुशी इन्हें लेकर एक बुद्धा स्टैचू के ऊपर चला गया। शेनक्याओ यानवुशी से कहता है कि प्लीज आप हमें बुली ना करें, इन सब से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। ये सुनकर यानवुशी कहता है कि मैं तो तुम्हें वो चीज देने वाला हूँ जिसके लिए ये सब फाइट कर रहे थे। ये सुनकर अबॉर्ड कहता है कि तुम इन लोगों को इन सब का हिस्सा मत बनाओ। यानवुशी के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। वो कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है, हम सब लड़ने की बजाय इस सिलेरिटी को बांट क्यों नहीं लेते। देखो, अगर ये फ्रीडम वॉल्यूम को मैं पढ़ता हूँ तो तुम लोग मुझ पे बिलीव नहीं करोगे कि मैंने सही पढ़ा। अगर ये तुम पढ़ोगे तो मैं तुम पर ट्रस्ट नहीं करूंगा कि तुम लोगों ने सही पढ़ा। इसलिए एक अच्छा कैंडिडेट होगा इसे पढ़ने के लिए। अब ये तुम लोग की एबिलिटीज पे डिपेंड करता है कि तुम कितना याद कर सकते हो और कितना नहीं। बायरोंग हंसते हुए कहती है कि ये तो सही से देख भी नहीं सकता, भला ये कैसे फ्रीडम वॉल्यूम को रीड करेगा, तुम भी ना कैसे मजाक करते हो। यानवुशी कहता है कि मेरा यकीन करो, ये देख सकता है। इसके साथ ही उसने अपनी पावर्स को शेनक्याओ में डालना शुरू कर दिया, जिसे शेनक्याओ अब देख पा रहा था। शेनक्याओ ने फ्रीडम वॉल्यूम को रीड करना स्टार्ट कर दिया था, जिसे वो सब बहुत ही ज्यादा गौर के साथ सुन रहे थे। शेनक्याओ को भी इसके साथ साथ अपने पास के कुछ विजन्स भी आते हैं। इसमें वो माउंट चांदो पर खड़ा सोलाइटी की प्रैक्टिस कर रहा था। इसके साथ ही शेनक्याओ ने फ्रीडम वॉल्यूम को पूरा रीड कर लिया। के बाद यानवुशी शेनक्याओ से वो वॉल्यूम लेते हुए उसे डिस्ट्रॉय कर देते हैं। अबॉर्ड भी ये देखकर वहाँ से रवाना हो गए, क्योंकि उनके ख्याल से अब फाइट करना बेकार था। रास्ते में जाते हुए मास्टर अबॉर्ड को मिस्टर दाओ भी मिल गए, जो कि ल्यूही गैंग के चीफ हैं। मिस्टर दाओ मास्टर अबॉर्ड को ग्रीट करते हुए कहते हैं कि हमारे एक क्लाइंट ने सोलाइटी के वॉल्यूम को आप तक पहुँचाने का कहा था, हमने आपको वो पहुँचा दिए। चले जाओ यहाँ से, वरना मैं तुम्हारी हालत बुरी कर दूंगा। ये सुनकर मास्टर दाओ को तो कुछ समझ ही नहीं आता। वो मास्टर अबॉर्ड को शांत कराते हुए कहते हैं कि आखिर हुआ क्या है। जिस पर मास्टर अबॉर्ड जवाब देते हुए कहते हैं कि सोलाइटी के डिस्ट्रॉय होने के बाद हमारी डील भी खत्म हो गई। मिस्टर दाओ परेशान होते हुए कहते हैं कि अब मैं अपने क्लाइंट्स को क्या बताऊंगा। मास्टर अबॉर्ड कहते हैं कि ये तुम्हारा और तुम्हारे क्लाइंट्स का मसला है, मेरा नहीं। तुम मुझे अभी तंग करना बंद कर दो। ये कहते ही मास्टर अबॉर्ड वहाँ से जाने लगे। मिस्टर दाओ मास्टर अबॉर्ड को रोकते हुए कहते हैं कि हम एक और डील कर लेते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर वापस से चुनियोन टेम्पल में आ गया, जहाँ मिस यून शेनक्याओ से माफी मांगते हुए कह रही थी कि प्लीज मुझे माफ कर देना, हमारी वजह से तुम भी मुश्किल में पड़ गए। इसके बाद वो उसे सवाल करते हुए कहती है कि क्या तुम्हें अभी भी फ्रीडम वॉल्यूम याद है। उनका यानवुशी को तो हंसी आ गई। वो शेनक्याओ से कहता है कि तुम अब एक चलती फिरती सोलाइटी हो, अब इन सबके टारगेट पर तुम आ चुके। मेरे पास तुम्हारे लिए दो ऑफर्स हैं, पहला कि तुम मेरे डिसाइपल बन जाओ, दूसरा कि हमारे सेक्ट को ज्वाइन कर लो। मिस यून यानवुशी की ये सारी बातें सुनते हुए शेनक्याओ से कहती है कि अगर तुम हमारे सेक्ट को ज्वाइन करना चाहते हो तो मेरे सेक्ट आकर मेरा नाम ले लेना। इसके बाद वो यहाँ से चली गई। यानवुशी शेनक्याओ के पास आते हुए कहता है कि इससे अच्छा तो तुम हमारे सेक्ट को ज्वाइन कर लो, तो तुम्हारा क्या फैसला है। शेनक्याओ तो अभी भी अपने फैसले से टस से मस नहीं हुआ। वो यानवुशी से कहता है कि मैं अभी भी माउंट चांदो ही जाना चाहता हूँ। जो सुनकर यानवुशी वहाँ से चले गए और शेनक्याओ भी टेम्पल से निकलकर रहने की कोई और जगह ढूंढने के लिए रवाना हो गया। ये दोनों भी कोई और जगह ढूंढ ही रहे थे कि इन्हें रास्ते में बायरोंग मिल गई। वो शेनक्याओ को अपने लव स्पेल से सिड्यूस करते हुए कहती है कि मैं यहाँ तुम्हारे लिए आई हूँ, तुम मुझे फ्रीडम वॉल्यूम पढ़कर सुनाओ। इसके बदले में तुम जो मांगोगे तुम्हें मिलेगा, चाहे वो मैं हूँ या फिर मनी। शेनक्याओ ने तो उसकी स्पेल को डिटेक्ट कर लिया था, इसीलिए वो बायरोंग की इस चाल में नहीं फंसता। लेकिन चेंगकोंग तो इस सबसे अनजान इसी चाल में फंस चुका था। ये दोनों भी इसी तरह की बातें कर ही रहे थे कि तभी याओ सेक्ट का एक और डिसाइपल शाओजिन भी वहाँ पहुँच चुका। वो आते ही बायरोंग से कहता है कि तुम इतने हैंडसम लड़के को कैसे मार सकती हो, मुझे पहले इसके फेस की स्किन उतारने दो, बाद में तुम इसे आराम से मार लेना।
लेना। जिसके जवाब में बायरोंग कहती है, नहीं नहीं, मेरा ऐसा भी कोई इरादा नहीं, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? याजुन बताता है कि मैं मास्टर के ऑर्डर पर शेनक्याओ को ढूंढने के लिए आया हूँ। ये कहते ही वो तेजी के साथ मूव करते हुए शेनक्याओ को गर्दन से पकड़ लेता है। शेनक्याओ कहता है कि मैं तुम दोनों में से किसी एक के साथ ही जा सकता हूँ, ये फैसला तुम दोनों ही कर लो। बायरोंग कहती है कि मैं यहाँ पहले आई थी, इसलिए इसे मैं लेकर जाऊंगी। याजुन कहता है कि हम दोनों इकट्ठे इसे मास्टर के पास लेकर जाएंगे, लेकिन अभी तुम इसे मेरे हवाले कर दो ताकि ये कहीं भाग ना जाए। बायरोंग शाओजुन से शेनक्याओ को छुड़ाते हुए कहती है कि क्या मैं तुम्हें बेवकूफ नजर आती हूँ? इसके साथ ही इन दोनों में फाइट स्टार्ट हो चुकी। इसी बात का फायदा उठाकर शेनक्याओ और चेंगोंग वहाँ से निकल के शाओजुन उनमें जाता देखकर बायरोंग से कहता है, वो अभी भाग रहे हैं, क्या तुम उनका पीछा नहीं करोगी? जो सुनकर बायरोंग कहती है, मैं उनके साथ बाद में निपट लूंगी, अभी तुम्हारे साथ डील करना ज्यादा जरूरी है। ये कहते साथ इन दोनों के दरमियान दोबारा से फाइट स्टार्ट हो चुकी और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं शेनक्याओ और चेंगोंग के होटल में स्टे करने के लिए रुक जाते हैं। चेंगोंग शेनक्याओ से कहता है कि चलो हम इस सिटी से कहीं दूर चले जाएं ताकि हमें कोई भी पकड़ ना सके। शेनक्याओ कहता है कि अब हम कहीं भी भागकर नहीं जा सकते, ये हमें हमेशा कहीं ना कहीं ढूंढ ही लेंगे, इसीलिए बेहतर यही है कि हम अपने अपने रास्ते अलग कर लें। बायरोंग, ल्यूइसेक्ट और न जाने कितने लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं, तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम मुझसे दूर रहो। शाओजुन स्वैप ऑफ स्काई एंड सन टेक्निक जानता है जो कि बहुत ही ज्यादा बुरी है। चेंगोंग तो कुछ समझ नहीं आता। वो शेनक्याओ से कहता है कि आखिर ये टेक्निक क्या है, जिस पर शेनक्याओ बताता है कि इस टेक्निक की मदद से दूसरों के फेस की स्किन को अपने फेस पे लगाया जा सकता है। इस टेक्निक को लोग अपनी जवानी को जिंदा रखने के लिए इस्तेमाल करते थे। शेनक्याओ की बातें सुनकर चेंगोंग एक्ट तो ऐसे करता है जैसे उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, लेकिन अंदर ही अंदर वो काफी डर चुका था। इसीलिए रात को भी उसको ऐसे ही ख्वाब आते हैं कि कोई उसकी स्किन उतारने के लिए आ रहा है। इसीलिए वो उठते साथ ही अपना सामान पैक करके वहाँ से भागने की तैयारी करने लगा। चेंगोंग खुद से ही बातें करते हुए कहता है कि मेरे लिए अच्छा यही होगा कि मैं यहाँ से चला जाऊँ, मुझे अभी जिंदा रहना है। वो भी यहाँ से जाने ही वाला था कि आगे से शेनक्याओ आ गया। वो दरवाजे को बंद करते हुए कहता है कि हमें एक दूसरे को अच्छे से गुड बाय करना चाहिए। वो अपने पास से पैसों की एक थैली निकालकर चेंगोंग की तरफ आगे करते हुए कहता है कि तुम ये अपने पास रख लो, तुम्हारे ट्रैवल में काम आएंगे। चेंगोंग उससे मना करते हुए कहता है, नहीं नहीं, तुम ये पैसे अपने पास रखो, तुम्हें इन पैसों की ज्यादा जरूरत है, तुम इस अनजान शहर में एक पैसों के बगैर कैसे रहोगे? जिसके जवाब में शेनक्याओ कहता है कि मैं अभी तक भी इन पैसों के बगैर ही रह रहा था, मैं आगे भी अपना ट्रैवल इनके बगैर कर सकता हूँ, तुम मेरी फिक्र ना करो, तुम्हारे लिए ये टाइम अभी सबसे ज्यादा सही रहेगा निकलने के लिए। चेंगोंग थोड़ा सोचने के बाद कहता है, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ, लेकिन ये कुछ पैसे तुम अपने पास भी रख लो। इसके बाद चेंगोंग शेनक्याओ को ग्रेट करते हुए वहाँ से चला गया। चेंगोंग अपने रास्ते में कुछ लोगों को देखता है जिन्हें सिटी के अंदर जाने की इजाजत नहीं थी। इनमें से ज्यादातर लोग स्लेव्स और प्रिजनर्स थे। चेंगोंग उन सब की तरफ देखते हुए अपने मन में कहता है कि मैं इन सब की तरह यहाँ मरना नहीं चाहता। तभी वहाँ सिटी का चीफ मोताई भी आ गया। मोताई ने आते ही अपने गार्ड्स के साथ मिलकर इन लोगों पर तीरों की बरसात शुरू कर दी। वो इन लोगों को मारकर बहुत ज्यादा खुश हुआ करता था। साथ ही साथ वो इन लोगों से कहता है कि तुम लोगों की औकात मेरे सामने सिर्फ एक चुंटी जैसी है जिसे मैं कभी भी मसल कर रख सकता हूँ। चेंगोंग भी अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागना शुरू कर देता है, लेकिन आखिरकार मोताई और उसके गार्ड की नजर उस पर पड़ गई, जिसकी वजह से उन्होंने उसका पीछा करना शुरू कर दिया। अब वो लोग चेंगोंग की काफी ज्यादा करीब आ चुके थे। चेंगोंग को ये बात समझ आ चुकी कि वो यहाँ से भागकर कहीं और नहीं जा सकता, इसीलिए वो अपने घुटनों पर आते हुए कहता है, मेरे लॉर्ड प्लीज मेरी जान बख्श दे। ये सुनकर मोताई उससे कहता है कि मैं तुम्हारी जान बख्श दूं, लेकिन मुझे बदले में क्या मिलेगा? चेंगोंग कहता है, इसके बदले में मैं आपका एक लॉयल सर्वेंट बनकर रहूंगा और आपकी सारी कमांड्स को फॉलो किया करूंगा। मोताई तो बहुत ही ज्यादा कमीना था। वो अपने गार्ड से कहता है कि इसकी अच्छी तरीके से सफाई करके मेरे टाइगर के आगे डाल देना। तभी उन गार्ड में से एक गार्ड कहता है कि ये इस लायक नहीं कि आपके टाइगर का खाना बन सके, इसे यहीं पर मार दे। मोताई को अपने गार्ड की ये बात पसंद आ गई। वो चेंगोंग को मारने ही वाला था कि तभी मास्टर मोरोंग भी वहाँ पर पहुँच गए। मास्टर मोरोंग मोताई को बताता है कि सोलियरिटी का फ्रीडम वॉल्यूम डिस्ट्रॉय हो गया। जो सुनकर मोताई तो बहुत ज्यादा गुस्से में आ चुका। वो मास्टर मोताई पर गुस्सा करते हुए कहते हैं कि तुम कच्चे के अलावा कुछ नहीं, तुम्हें इतने ज्यादा रिसोर्सेज दिए गए लेकिन तुम फिर भी फेल हो गए। मास्टर मोरोंग की ये बात सुनकर चेंगोंग को भी आइडिया मिल गया कि वो इन लोगों से अपनी जान को कैसे बचा सकता है। वो कहता है कि मेरे लॉर्ड, मैं आपको बता सकता हूँ कि सोलियरिटी आपको कहाँ मिलेगी, बस मुझे छोड़ दें। मास्टर मोरोंग ने भी चेंगोंग को पहचान लिया था। वो उसे पकड़ते हुए कहते हैं, तुम तो वही हो ना जो कल उस आदमी के साथ थे जिसने सोलियरिटी पढ़ी। अब चेंगोंग अपने साथ उन सबको उसी होटल में ले आया जहाँ शेनक्याओ ठहरा हुआ था। शेनक्याओ के पास पहुँचते ही मोताई उससे कहता है कि मुझे सोलियरिटी लिख कर दे दो, जिसके बदले मैं तुम्हें बहुत सारी दौलत दूंगा। अगर तुमने मेरी इस ऑफर को रिजेक्ट किया तो तुम अभी इसी वक्त यहीं मारे जाओगे। शेनक्याओ को उसकी बातों से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था। वो चेंगोंग से कहता है, तुमने इन सबको मेरे बारे में बताया है ना? चेंगोंग उसकी बातों का कोई जवाब ना देते हुए बस उसे इतना कहता है कि मुझे माफ कर देना, ये मेरी मजबूरी थी। चेंगोंग की ये बात सुनते हुए शेनक्याओ कहता है कि तुम्हें क्या वाकई लगता है अब ये तुम्हारी जान बख्श देंगे, जबकि इनका मतलब तुम्हारे साथ पूरा हो चुका। मोताई अब इन दोनों की बातों से पक चुका था। वो अपने गार्ड से कहता है कि चलो
चलो मुँह क्या देख रहे हो, इन दोनों को जाकर पकड़ लो। मुताई खुद आगे बढ़कर शेनक्याओ को पकड़ने की कोशिश करता है। शेनक्याओ ने अपनी स्टिक का इस्तेमाल करते हुए उसे पीछे की तरफ हटा दिया, जिस बात से मुताई काफी चिढ़ गया। वो अपने गार्ड से कहता है कि तुम में से जो भी शेनक्याओ को सही सलामत पकड़कर मेरे पास लाएगा, मैं उसे बहुत सारा इनाम दूंगा। ये सुनते साथ ही वो लालची गार्ड शेनक्याओ को पकड़ने के लिए आगे बढ़ गई। शेनक्याओ उनमें से 2 गार्ड्स को पहचानने के बाद बाकी सबसे कहता है, अब तुम में से कौन आना चाहेगा। ये देखते हुए मुताई ने अपने बाकी के गार्ड्स को आगे बढ़ने के लिए इशारा कर दिया, लेकिन शेनक्याओ उन्हें डिस्ट्रैक्ट करते हुए फौरन से मुताई को आकर पकड़ लिया। इसके राज में मुताई को भी अपने साथ बैठा लिया। कुछ दूर जाने के बाद शेनक्याओ चेनगोंग को रुकने के लिए बोलता है। अब मुताई और चेनगोंग दोनों ही शेनक्याओ के सामने घुटनों पर आ गए। चेनगोंग शेनक्याओ से कहता है कि मुझे प्लीज माफ कर देना, मैं ऐसा करना नहीं चाहता था। जिसके जवाब में शेनक्याओ कहता है कि अगर तुम्हारी जगह कोई भी होता तो वो यही करता, तुम यहाँ से जा सकते हो। मुताई जाते हुए चेनगोंग को रोकते हुए कहता है कि प्लीज मुझे बचा लो, मैं तुम्हें बहुत सारा पैसा दूंगा। लेकिन चेनगोंग उसे इग्नोर करते हुए वहाँ से चला गया। शेनक्याओ आगे बढ़ते हुए मुताई से कहता है कि तुमने आज तक बहुत सारे लोगों की जानें ली हैं, तुम्हें किसी की जान की कोई वैल्यू नहीं, इसलिए मैं तुम्हें इसकी सजा आज दूंगा। तुम्हारे मेंडेरियंस को डिस्ट्रॉय कर दूंगा ताकि तुम अपनी पावर्स का गलत इस्तेमाल करते हुए लोगों की जानें ना ले सको। ये कहते साथ ही हम देखते हैं कि शेनक्याओ ने मुताई के मेंडेरियंस को डिस्ट्रॉय कर दिया। इसके बाद वो दोबारा से अपने सफर पर रवाना हो गया। शेनक्याओ के वहाँ से जाने के बाद चेनगोंग मुताई के पास वापस आ गया। वो उसे कहता है कि मास्टर फिक्र न करे, मैं आपको बचा लूंगा। दिन से रात हो चुकी, शेनक्याओ इतनी ज्यादा फाइट के बाद काफी थक चुका। इसके साथ ही उसके मुंह से ब्लड भी आ रहा था। तभी वहाँ यानवुशी भी आ गए। वो शेनक्याओ से कहते हैं कि देखो तुम्हें चेनगोंग ने भी धोखा दे दिया, तुम्हारे जाने के बाद वो मुताई के पास आ गया था, तुमने तो उसकी जान बचाने के लिए उसे खुद से दूर किया और वो देखो तुम्हें मारने के लिए लोग ले आया। मैं तो हर जगह से हर बार धोखा मिला है, लेकिन तुम हो कि अपनी अच्छी आदतें छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं। इसके बाद यानवुशी शेनक्याओ की एबिलिटीज को चेक करने के लिए उस पर अटैक कर देते हैं, जिसे शेनक्याओ ने डॉज कर लिया। शेनक्याओ सोसाइटी की फ्रीडम वॉल्यूम की वजह से मार्शल आर्ट में काफी अच्छा हो चुका था। ये देखकर यानवुशी भी काफी खुश हो गए क्योंकि उनका प्लान सक्सेसफुल हो चुका था। वो दूसरी सोसाइटी की मदद से शेनक्याओ में मौजूद पहली सोसाइटी की मेमोरीज को वापस लाना चाहते थे। इस फाइट की वजह से शेनक्याओ और ज्यादा वीक हो गया, इसीलिए वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। इसलिए यानवुशी उसे उठाते अपने सेक ले खुशी की हालत में पास के कुछ विजन्स देखता है, जहाँ कुनी उससे कह रहा था कि तुम्हें डेडली रियूनियन पॉइजन दे दिया गया है, जो कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा खतरनाक जहरों में आता है। अब इस दुनिया में कोई शख्स तो क्या गोड आकर तुम्हें खुद भी नहीं बचा सकता। ये कहते ही वो जोर जोर से हंसने लगा। के बाद कुनी शेनक्याओ पर अपनी सोर्ड से अटैक करते हुए कहता है कि मुझे बता दो फ्लावरी रिंग कहाँ पर है। जिसके जवाब में शेनक्याओ ने कुछ नहीं कहा। उसने गुस्से में आते हुए शेनक्याओ को पहाड़ी से नीचे गिरा दिया। अब शेनक्याओ की आंख भी खुल चुकी थी। देखकर यानवुशी उससे कहते हैं कि जिस सच की तलाश तुम कर रहे हो, जब वो तुम्हें पता चल जाएगा तो तुम उसे बर्दाश्त नहीं कर सकोगे। तो मेरे ख्याल से तुम्हें यहीं रुक जाना चाहिए। क्या तुम अभी भी माउंट शेंडू वापस जाना चाहते हो? जिसके जवाब में शेनक्याओ कहता है कि जिस दिन से मेरी मेमोरी लॉस हुई है, इसके बाद से मुझे कुछ विजन्स आ रहे थे, लेकिन ये सब अभी धुंधला है। मैं इन सबको जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन इसका एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट अभी भी मिसिंग है, जिससे ये क्लियर हो जाएगा कि आखिर उस दिन हुआ क्या था। उसी के लिए मुझे जरूरी माउंट शेंडू पर जाना पड़ेगा। यानवुशी उसकी बात सुनते हुए कहते हैं कि तुम्हारे जैसे लोग क्या कभी थकते नहीं अच्छाई का नाटक कर करके। क्यों यानवुशी की सारी बातों को इग्नोर करते हुए उन्हें गुड बाय बोलकर वहाँ से रवाना हो गया। बायमू साइड के लोग भी इसी तरह के किसी मौके की तलाश में थे। शेनक्याओ को अकेला पाते ही उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ गए। वो शेनक्याओ के पास पहुँच पाते इससे पहले यूशंग और यानवुशी ने उन्हें रोक दिया। यानवुशी उन्हें पकड़ते हुए कहता है कि मेरे होते मेरे दोस्त को कोई हर्ट नहीं कर सकता। शेनक्याओ ने भी उन असैसिन्स की प्रेजेंस को महसूस कर लिया था। वो भी समझ चुका था कि यहाँ अभी क्या हुआ है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर ल्यूही गैंग के हेडक्वार्टर पर आ गया, जहाँ वही बंदर जो शेनक्याओ को मारने के लिए गया था अपने मास्टर को आकर बताता है कि हमारा प्लान यानवुशी ने खराब कर दिया। ने ये सोचा भी नहीं था कि यानवुशी शेनक्याओ को खुद प्रोटेक्ट करेगा। जब तक यानवुशी उसके साथ है हम उसे टच भी नहीं कर सकते। उसका मास्टर कहता है कि यानवुशी को शेनक्याओ से कोई ना कोई बेनिफिट जरूर होगा। वो कोई भी अपना काम मतलब के बगैर नहीं करता, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा इवल और ग्रीडी है। लेकिन तुम ही अपने छोटे से दिमाग के साथ उसके मकसद को नहीं समझ सकते। वो शेनक्याओ के जरिए से हमारे सेक्ट की इन्वेस्टिगेशन करना चाहता था, लेकिन अभी के लिए तुम इन सब बातों को छोड़ो। शेनक्याओ अब एक चलता फिरता ट्रेजर है। हमारे सेक्ट के सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग डेसिबल को अपने साथ ले जाओ और ध्यान रखे कि शेनक्याओ को कोई और सेक्ट ना लेकर जा सके। ये कहते साथ ही उसने होलीबर्ड को एक मैसेज देकर कहीं भेज दिया। ये अभी के लिए हमें नहीं बताया गया कि आखिर वो मैसेज किसके लिए था। इससे पहले कि वो होलीबर्ड अपना मैसेज डिलीवर कर पाता, यूशंग ने उसे रास्ते में ही पकड़ लिया और पकड़ते साथ ही वो उसे यानवुशी के पास ले गया। बायमू सेक्ट का होलीबर्ड किसी के लिए मैसेज लेकर जा रहा था। यानवुशी उस मैसेज को रीड करने के बाद हल्का सा मुस्कुराते हुए कहते हैं कि इस बर्ड को छोड़ दो। ये सुनते साथ ही यूशंग ने भी उस बर्ड को रिलीज कर दिया। इसके बाद वो यानवुशी से कहता है कि मास्टर आप शेनक्याओ को एक चारे की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं ना, ताकि बायमू और दूसरे सेक्ट एक दूसरे को सोसाइटी के लिए मार दे और लास्ट में आप भी विनर बन जाए। मास्टर आप तो बहुत ही ज्यादा अक्लमंद हैं। ये दोनों भी इसी तरह की बातें कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पर शेनक्याओ भी पहुँच चुका,
जिसे देखते हुए यानवुशी कहते हैं कि तुम तो माउंट शांदू जा रहे थे, तो यहाँ क्या कर रहे हो? असल में शेनक्यो यहाँ मास्टर यानवुशी का शुक्रिया अदा करने के लिए आया हुआ था। वो आते ही मास्टर यानवुशी से कहता है, आपने मेरी जान बचाने के लिए अपने डिसिपल को भेजा, मैं आपकी इस काइंडनेस को कभी भी नहीं भूलूंगा, लेकिन आइंदा से किसी को भी मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए मत भेजिएगा। यानवुशी हंसते हुए कहता है कि मैं इवल गैंग का चीफ तुम्हारी बातें कब से सुनने लग गया, और वैसे भी वो सब तुम्हारी प्रोटेक्शन के लिए नहीं था, बल्कि मैं तो तुम्हें अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहता हूँ, इसलिए मैं माउंट शांदू पर तुम्हारे साथ कूद जाऊंगा। शेनक्यो इसके लिए एग्री नहीं था। वो मास्टर यानवुशी से कहता है कि मास्टर आप अपना टाइम और एफर्ट्स मुझ पर जाया ना करें, मैं रवाना होता हूँ। ये कहते ही शेनक्यो ने मास्टर यानवुशी को ग्रीट करते हुए वहाँ से जाने लगा, लेकिन भला वो मास्टर यानवुशी से बचकर कहाँ जा सकता था। मास्टर यानवुशी तेजी से मूव करते हुए उसके सामने आ गए। वो शेनक्यो से कहता है कि मैंने तुम्हें एक चलती फिरती सोसाइटी बनाकर लोगों को मजबूर कर दिया कि वो तुम्हारे लिए फाइट करे, सिर्फ तुम्हारी वजह से सारे एक दूसरे की जान लेने के लिए भी तैयार हैं, भला मैं इतना इंटरेस्टिंग सीन कैसे मिस कर सकता हूँ। कहते साथ ही यानवुशी ने अपनी पावर्स को एक्टिव करते हुए शेनक्यो पर अटैक कर दिया, जिससे शेनक्यो ने डॉज करने की अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन यानवुशी की पावर ज्यादा होने की वजह से वो उसे पीछे पिलर्स के साथ लगाते हुए कहते हैं कि अब तुम्हारे पास सिर्फ दो ऑप्शंस हैं, पहला कि तुम आराम से मेरे साथ जाने के लिए एग्री हो जाओ, दूसरा नहीं तो हम फाइट करते हैं, और फाइट में मैं तुम्हें इतना मारूंगा कि तुम सही से खड़े भी नहीं हो पाओगे, और फिर उसके बाद मैं तुम्हें खुद अपने साथ ले जाऊंगा। ये साफ साफ पता चल रहा था कि दोनों सूरतों में शेनक्यो ने जाना तो यानवुशी के साथ ही है, इसीलिए वो पहले ऑप्शन को चूज कर लेता है। जिसके बाद ये दोनों ही माउंट शांदू रवाना हो गए। माउंट शांदू जाने के लिए इन दोनों को एक ब्रिज से गुजरना पड़ा, जहाँ बहुत सारे लोग पड़े हुए थे और वो भूख की वजह से चिल्ला रहे थे। शेनक्यो उनकी बात सुनते हुए कहता है कि आखिर माउंट शांदू पर ये सब कब से होने लग गया। शेनक्यो की बात सुनते हुए यानवुशी कहता है कि ये दुनिया बहुत ही जालिम है, हर तरफ जंग चल रही है और इस तरह के सीन्स तो आजकल आम है, तुम्हें अभी इस दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं पता कि कितनी ज्यादा बुरी हो सकती है। उसी ब्रिज पे एक बच्चा अपनी मदर से कह रहा था कि मॉम प्लीज मुझे सेल करके मेरी सिस्टर के लिए कुछ खाने के लिए ले आए, वरना वो भूख से मर जाएगी, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी बहन मेरे होते हुए मेरी आंखों के सामने मर जाए। ये सब शेनक्यो ने भी सुन लिया था। अपने पास से एक पैनकेक निकालकर उस बच्चे की तरफ आगे बढ़ाते हुए कहता है कि अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो तुम ये पैनकेक रख सकते हो। वो बच्चा उस पैनकेक को पकड़ पाता है, इससे पहले उसका फादर उस पैनकेक को पकड़कर खाने लग गया। ये देखकर वो बच्चा अपने फादर से कहता है कि फादर प्लीज सिस्टर को भी दे दे, वरना वो भूख से मर जाएगी। फादर अब सारा का सारा कैसे खा सकते हैं, प्लीज उसे भी दे दें। इसके बाद उस बंदे ने थोड़ा सा पैनकेक अपने बेटे को दे दिया, जिसके बाद शेनक्यो आगे की तरफ बढ़ गया। वो बंदा शेनक्यो को रोकते हुए उसके आगे आकर खड़ा हो गया। इसके बाद वो शेनक्यो से कहने लगा, मैंने और मेरे बच्चों ने बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया, इस एक पैनकेक से हमारी भूख नहीं मिट सकती, प्लीज आप हमें और ज्यादा पैनकेक्स दे दें। सुनते ही शेनक्यो उसे कहता है कि मैं जितना तुम्हारे लिए कर सकता था मैंने कर दिया, इससे ज्यादा मैं तुम्हारे लिए और कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। तुम्हारी फैमिली तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम्हें चाहिए कि तुम उन्हें खुद कमा कर खिलाओ। तुम्हारे तो हाथ पाँव भी अभी सलामत है, तो तुम कोई काम क्यों नहीं करते ताकि तुम अपनी फैमिली को एक अच्छी लाइफ दे सको। ये कहते ही शेनक्यो वापस से आगे की तरफ बढ़ गया, लेकिन वो बंदा तो शेनक्यो से पैनकेक्स लेने के लिए कुछ भी कर सकता था, इसलिए वो अपने बच्चे की गर्दन पर चाकू रखते हुए कहता है, अगर तुम इसकी जान बचाना चाहते हो तो मुझे पैनकेक दे दो। मैं नहीं मानता कि तुम्हारे पास सिर्फ एक पैनकेक ही था, तुम्हारे पास जितने भी पैसे और खाना है मुझे दे दो, वरना मैं इसे मार दूंगा। अगर मैं इसे नहीं भी मारता तो वैसे भी ये जल्दी ही भूख की वजह से मर जाएगा। उसकी वाइफ उसे रोकते हुए कहती है कि ये तुम क्या कर रहे हो, ये हमारा ही बेटा है, क्या इसकी जान ले लोगे, छोड़ दो इसे। लेकिन वो बंदा तो किसी की सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। तभी शेनक्यो ने अपने स्टिक का इस्तेमाल करते हुए उसे पीछे की तरफ हटा दिया। इसके बाद वो उदास होते हुए यानवुशी से कहता है, मेरी ही गलती थी कि मैंने सिर्फ एक को ही खाना दिया, जबकि यहाँ पे बहुत सारे लोग भूखे थे। इनके दरमियान लड़ाई कराने की वजह भी मैं ही हूँ। शेनक्यो की ये सारी बातें सुनते हुए यानवुशी कहते हैं कि शेनक्यो तुम बहुत ही ज्यादा अच्छे हो, इंसान की ख्वाहिशात तो कभी पूरी हो ही नहीं सकती, ये तो इंसानी फितरत है, तुम जितना भी किसी के लिए मर्जी क्यों ना कर लो वो कभी भी तुमसे खुश नहीं होगा। इसके जवाब में शेनक्यो कहता है कि मैं लोगों को तकलीफ में नहीं दे सकता, मुझसे जितना होगा मैं उतना उनके लिए करूंगा। तभी वो बच्चा शेनक्यो को पीछे से आवाज देते हुए कहता है कि सर प्लीज रुकिए, जिस पर शेनक्यो और यानवुशी भी रुक गए। अपने घुटनों पर बैठते हुए शेनक्यो से कहता है कि मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा, आज मेरी बहन की जान सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से बच गई। साथ ही साथ वो अपने फादर के रूड बिहेवियर के लिए शेनक्यो से माफी मांगते हुए कहते हैं कि उन्होंने बहुत दिनों से खाना नहीं खाया था, इसीलिए वो इस तरह का रिएक्ट कर रहे थे। शेनक्यो उस बच्चे के पास जाते हुए कहते हैं कि तुम अपनी मदर और सिस्टर का अच्छे से ख्याल रखना और अपने फादर की तरह बिल्कुल भी ना बनना। तो इसके बाद शेनक्यो से उसका नाम पूछता है, जिस पर शेनक्यो ने भी अपना नाम बता दिया। जय कहता है कि अगर मुझे फ्यूचर में कभी मौका मिला तो मैं आपकी इस काइंडनेस का बदला जरूर चुकाऊंगा। इसके बाद वो वहाँ से चला गया। शेनक्यो यानवुशी से कहता है कि अब तुम्हारा इस बारे में क्या ख्याल है और तुम क्या कहना चाहोगे। ये सुनकर यानवुशी अपना मुंह दूसरी तरफ करते हुए कहते हैं कि कुछ लोग होते हैं तुम्हारी तरह पागल जो इस तरह की काइंडनेस की फजूल बातें किया करते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर उस होली बर्ड पर आ गया जिसने अपने मास्टर को मैसेज दे दिया था। उस लेटर में लिखा हुआ था कि शेनक्यो को जिंदा रखना है। शेनक्यो और यानवुशी
भी खाना खाने के लिए माउंट चांदू के एक होटल में पहुंच चुके थे, जहां शेंकियो वेटर से कहता है कि मुझे एक स्प्रिंग बैंगो टी ला दे। ये सुनकर वो वेटर कहता है कि आपका टेस्ट तो बहुत अच्छा है, लेकिन वो टी अभी अवेलेबल नहीं क्योंकि माउंट चांदू को सील कर दिया गया है। शेंकियो को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर माउंट चांदू को क्यों सील किया गया, इसलिए वो वेटर से सवाल करते हुए कहता है कि आखिर इसकी वजह क्या थी। आज से 10 दिन के बाद युताई ताओ एक इवेंट माउंट चांदू पर होगा, जिसमें ताओ के प्रेस को चुना जाएगा। है कि हर सेक्ट में एक डेसिबल भी आएगा, इवेंट के त्यानताई सेक्ट से भी। यानवुशी की ये सारी बातें सुनते हुए शेंकियो कहता है कि मुझे तो ऐसा कुछ याद नहीं कि युताई ताओ जैसा कोई इवेंट भी माउंट चांदू पर हुआ करता था। जिस पर वो वेटर बताता है कि ये इवेंट यहाँ पर फर्स्ट टाइम ही हो रहा है, इससे पहले यहाँ पे ऐसा कोई इवेंट नहीं हुआ करता था। इसके बाद हम बाहर का सीन देखते हैं, जहाँ यूआई के डेसिबल गरीब लोगों में खाना बांट रहे थे, जिसकी आवाजें शेंकियो ने भी सुन ली। वो यानवुशी से सवाल करते हुए कहता है कि आखिर भाई क्या चल रहा है। यूआई लोगों को बताना चाहता था कि वो न्यू चीफ डिसिप्लिन बन चुका है, इसी तरह के वो अच्छे काम करने की कोशिश कर रहा। ये सब उसके दिखावे के अलावा कुछ नहीं। ये सब सुनते हुए शेंकियो यानवुशी से कहता है कि आपको तो माउंट चांदू के बारे में बहुत ज्यादा कुछ पता है। यानवुशी ने भी अब फ्लेक्स करना शुरू कर दिया। वो कहता है कि मुझे जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है वो मैं अपने डेसिबल से कहता हूँ, मुझे उस चीज की इंफॉर्मेशन ला देता है। सिर्फ यहाँ तुम ही हो जिसे माउंट चांदू के बारे में कुछ भी नहीं पता। इसके बाद वो शेंकियो से सवाल करते हुए कहते हैं, क्या तुम्हें मेरी मदद की जरूरत पड़ेगी या तुम खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारे लोग शेंकियो को मारने के लिए आ रहे थे। शेंकियो अपने स्टिक को पकड़ते हुए कहता है कि मैं इन लोगों को खुद ही संभाल सकता हूँ। इसके बाद उन असैसिन्स और शेंकियो के दरमियान फाइट स्टार्ट हो गई। शेंकियो अब मार्शल आर्ट का इस्तेमाल करते हुए उन असैसिन्स को रोक रहा था। असैसिन्स ने चारों तरफ से शेंकियो को घेर लिया, इसीलिए उसने सर्जिंग वेव टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उन सबको पीछे की तरफ हटा दिया। लेकिन वो असैसिन्स हार मानने के लिए तैयार ही नहीं थे, इसीलिए उन्होंने दोबारा से अपने सोर्स को इकट्ठा करते हुए शेंकियो की तरफ थ्रो कर दिया। शेंकियो को वो सोर्स हिट करने ही वाली थी। यानवुशी वक्त पर आते हुए अपनी शूटिंग फिंगर टेक्निक का इस्तेमाल करके उन सब असैसिन्स को हरा देते हैं। वुशी शेंकियो से कहते हैं कि मेरे ख्याल से तो तुम माउंट चांदू जान तक वैसे ही मर जाओगे, मेरी मानो तो तुम मेरे सेक्टर चले जाओ, कम से कम तुम जिंदा तो रहोगे। लेकिन शेंकियो कहाँ मानने वाला था। वो जवाब देते हुए कहता है कि थैंक यू मिस्टर यान, लेकिन माउंट चांदू पर बहुत सारे लोग मेरा वेट कर रहे हैं। जिस पर यानवुशी एक बार फिर से तंज करते हुए बोले, क्या पता उनके वेट करने की इंटेंशन कुछ और ही हो। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये डिसिपल भी तो माउंट चांदू के ही थे ना, इनकी टेक्निक से ही पता चल रहा था। शेंकियो कहता है कि मैं माउंट चांदू पर जाकर यूआई से फेस टू फेस बात करना चाहता हूँ। जिस पर यानवुशी एक बार फिर से उसे समझाते हुए कहते हैं, अगर तुम जाना ही चाहते हो तो तुम्हें युताई ताओ इवेंट पर जाना चाहिए, ताकि तुम सब लोगों के सामने जाकर अपनी पोजीशन के लिए लड़ सको। लेकिन शेंकियो को तो माउंट चांदू की रेपुटेशन का बहुत ज्यादा ख्याल था, इसलिए वो यानवुशी से कहता है कि मैं पहले जाकर यूआई से इस बारे में पर्सनली बात करूंगा। ये बात सुनकर तो यानवुशी भी एग्री हो गया। अब ये दोनों ही माउंट चांदू के लिए रवाना हो गए। वे दोनों ही यूआई के रूम के सामने पहुंच चुके थे। यानवुशी शेंकियो से कहता है, तुम्हारा दोस्त अंदर ही है, अगर तुम्हें वो मारे तो तुम मुझे चिल्लाकर आवाज दे देना, लेकिन क्या पता मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए आऊँ या ना आऊँ। ये कहते ही वो वहाँ से चले गए। इसके बाद शेंकियो भी आगे की तरफ बढ़ गया और उसे यूआई के साथ बिताए हुए अपने सारे बचपन के पल याद आने लगे, जैसे वो एक दूसरे के साथ खेलकर खुश हुआ करते थे। अब फाइनली यूआई शेंकियो की मुलाकात हो ही गई। यूआई नाटक करते हुए कहता है कि चीफ आप आ गए। ये कहते साथ ही उसने शेंकियो को अपने साथ बिठा लिया। शेंकियो की पल्स को चेक करते हुए उसकी कंडीशन के बारे में पता लगाने की कोशिश कर रहा था। शेंकियो कहता है कि अब इसकी कोई जरूरत नहीं। क्या तुम्हें पॉइजन देते वक्त इसके रिजल्ट के बारे में नहीं पता था? ये सुनकर तो यूआई हैरान होते हुए अपने मन में कह रहा था, आखिर ये इसे कैसे पता चल गया। लेकिन वो बात को पलटते हुए कहता है कि तुम यहाँ पहुँचने में बहुत ज्यादा थक चुके होगे, इसलिए तुम रेस्ट करो। ये कहते ही उसने एक चाय का कप शेंकियो की तरफ आगे बढ़ा दिया। शेंकियो को पकड़ते हुए कहता है कि जब मैं उस दिन कुनी के साथ फाइट कर रहा था तो अचानक से मेरी की ब्लॉक हो गई। फिर मुझे पता चला कि मेरी पूरी बॉडी में पॉइजन फैल चुका, जिसकी वजह से ये सब हो रहा। मुझे उस वक्त कुछ समझ नहीं आया कि आखिर ये सब हुआ कब। जब मैंने गौर किया तो मुझे पता चला कि वो तुम ही थे जिसने मुझे पॉइजन दिया। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर फाइट से पहले वाले दिन पर आ गया, जब यूआई ने शेंकियो को पॉइजन दिया था। लेकिन शेंकियो इन सब बातों से अनजान अपनी स्वॉर्ड को यूआई की तरफ आगे बढ़ाते हुए कहता है, कल मुझे कुछ हो गया या फिर मैं कुनी से ये फाइट हार जाता हूँ, इस सिचुएशन में तुम माउंट चांदू की चीफ की पोजीशन संभाल लेना। यूआई तो शुरू से यही चाहता था, इसीलिए वो बिना वक्त जाया किए हुए स्वॉर्ड को पकड़ लेता है। अब सीन वापस से प्रेजेंट पर आ गया, जहाँ यूआई शेंकियो से कहता है कि हाँ मैंने ही तुम्हें पॉइजन दिया, लेकिन मेरा तुम्हें मारने का कोई इरादा नहीं था। मैं तो बस यही चाहता था कि तुम कुनी से फाइट हार जाओ और चीफ की पोजीशन मुझे मिल जाए। देख लो तुम डेड रियूनियन पॉइजन के साथ के लिफ्ट से गिरने के बाद भी बच गए। शेंकियो आज पहली बार गुस्से में आ चुका था। वो यूआई से कहता है कि आखिर वो पॉइजन तुम्हें मिला कैसे, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक और रेयर है। जिस पर यूआई कोई जवाब नहीं देता। यूआई की खामोशी से शेंकियो समझ गया कि ये पॉइजन और किसी ने नहीं, कुनी ने दिया था। शेंकियो कहता है कि मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम मुझे चीफ की पोजीशन से हटाने के लिए बायमोसेट के साथ हाथ मिला लोगे। ये कहते ही वो यहाँ से जाने लगा। यूआई ने शेंकियो को रोकने की कोशिश की, जिस पर शेंकियो
शेनक्यो उससे कहता है कि तुम तो मेरे दोस्त थे, अगर तुम मुझे डायरेक्टली कहते कि तुम चीफ बनना चाहते हो तो मैं तुम्हें खुशी खुशी बना देता, लेकिन तुमने सिर्फ अपने जाती बेनिफिट्स के लिए बायमू सेट के साथ हाथ मिला लिया। यूआई उसकी ये बात सुनकर कहता है कि मैंने तुम्हें रिप्लेस करने की कभी कोशिश नहीं की, ना ही कभी ऐसा सोचा। जब से तुम चीफ बने तुमने अपने आप को सिर्फ माउंट शांदो में कैद कर लिया, तुम्हें इस बात की खबर ही नहीं थी कि बाकी दुनिया में क्या चल रहा है, और सिर्फ तुम्हारी वजह से माउंट शांदो एक दिन अपनी डोमिनेंस खो देता। बायमू सेट के साथ कॉपरेशन मेरे प्लान का सिर्फ एक पार्ट थी, अब जबकि तुम यहाँ आ ही गए हो तो यहीं रुक जाओ। शेनक्यो कहता है कि आखिर क्या प्लान है तुम्हारा बायमू सेट के साथ, जो बताने से यूआई ने साफ इनकार कर दिया। जिस पर शेनक्यो कहते हैं अगर मैं तुम्हारे इस प्लान को पूरा ना होने दूं तो तुम मेरे साथ क्या करोगे, ज्यादा से ज्यादा तुम मुझे जेल में डलवा दोगे। यानबुशी भी छत पर खड़ा होकर इन दोनों को देख रहा था। वो शेनक्यो की बातें सुनते हुए कहता है कि कोई इतना बेवकूफ भी कैसे हो सकता। अभी शेनक्यो को यानबुशी की सारी बातें याद आने लगी, कैसे उन्होंने उसे पहले ही वार्न किया था इस बारे में। यहाँ यूआई शेनक्यो से कहता है कि किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, ना तुमसे ना तुम्हारे उन ग्रेट प्रिंसिपल से, इसीलिए तुम इतने कम वक्त में ही यहाँ का चीफ बन गया। शेनक्यो उसकी बात सुनकर कहता है कि इसका मतलब तुम बायमू सेट के साथ मिलकर पूरी दुनिया पर रूल करना चाहते हो। जिस पर यूआई कहता है कि नहीं नहीं, मैंने तुम्हें बताया था ना, वो तो सिर्फ मेरे प्लान का एक पार्ट था। मैं चाहता हूँ कि सारी दुनिया हमारे सेट को जाने। यूआई दोबारा से आगे बढ़ते हुए शेनक्यो को रोकने के लिए कहता है कि तुम यहाँ से कहाँ जाओगे, माउंट शांदो तुम्हारा घर है। शेनक्यो तो उसकी एक भी बात मानने के लिए तैयार ही नहीं था। वो कहता है कि अब हम इकट्ठे नहीं रह सकते, हमारे रास्ते अलग अलग हैं। ये सुनकर यूआई को गुस्सा आ गया। अब इन दोनों के दरमियान भी फाइट स्टार्ट हो चुकी। अब लड़ते हुए यूआई शेनक्यो से कहता है कि तुम मेरी बात मान क्यों नहीं जाते, मैं तुम्हारा बचपन का दोस्त हूँ। शेनक्यो कहता है कि कीफैन अगर होते तो क्या वो बायमू सेट के साथ हाथ मिलाते। अब यूआई की बर्दाश्त की हद खत्म हो चुकी थी, इसीलिए वो अपने स्पिरिचुअल एनर्जी को एक्टिवेट करते हुए शेनक्यो पर अटैक कर देता है, जिससे शेनक्यो काफी हर्ट हो चुका। लेकिन अभी भी वो यूआई की बात मानने के लिए तैयार ही नहीं था। वो उसे कहता है कि मैं तुम्हारा पपेट चीफ बन के नहीं रहना चाहता हूँ, ये चीफ की पोजीशन तुम्हें ही मुबारक हो, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। यूआई जाते हुए शेनक्यो पर पीछे से हमला करना चाहता था, लेकिन शेनक्यो ने उसे सेंस कर लिया। वो अपने स्टिक को उसे रोकने के लिए पीछे करता है। यूआई ने उसकी स्टिक को पकड़ते हुए उस पर पाम अटैक कर दिया। उस अटैक की वजह से शेनक्यो आगे पिलर से जा टकराया। यूआई शेनक्यो से कहते हैं कि तुमने मुझे मजबूर कर दिया, तुम्हारे साथ ऐसा करने पर यहाँ से मत भागो। शेनक्यो तुम इतनी ज्यादा जिद्दी क्यों हो, मैं तुम्हें हार्म नहीं करना चाहता हूँ। यानबुशी भी छत पर खड़े कहते हैं कि तुम क्या चाहते हो कि यहीं रह जाए ताकि तुम इसे बाद में अरेस्ट करवा सको। यूआई को तो कुछ समझ नहीं आता कि आखिर ये आवाज कहाँ से आ रही है। इधर उधर देखते हुए आवाज के सोर्स को ढूंढने की कोशिश कर रहा था, तभी यानबुशी उसके सामने आकर खड़े हो गए। शेनक्यो यानबुशी को अपने सामने सेंस करते हुए कहता है कि लीडर आपको ये सब करने की कोई जरूरत नहीं, ये मेरा मैटर है, मैं इसे खुद देख सकता हूँ। यानबुशी उसकी कहाँ सुनने वाला था, उसे अच्छे से मालूम है यहाँ शेनक्यो की जान को खतरा है, इसीलिए वो शेनक्यो को यहाँ से दूर ले गया। वहाँ पहुँचने के बाद शेनक्यो उससे कहता है मेरी जान बचाने के लिए आपका बहुत शुक्रिया, लेकिन माउंट शांदो के इंटरनल मैटर्स में आपको इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। यानबुशी कहता है कौन से इंटरनल मैटर्स, ये तो कोई इंटरनल मैटर नहीं था। अभी इनका पीछा करते हुए वहाँ यूआई भी पहुँच गया, जो आते साथ ही यानबुशी से सवाल करते हुए कहता है कि क्या तुम किंग ऑफ इविल्स यानबुशी हो, लेकिन तुम यहाँ माउंट शांदो पर क्या कर रहे हो। यानबुशी उसकी तरफ आगे बढ़ते हुए कहता है कि मुझे ये टाइटल बिल्कुल भी पसंद नहीं, और दूसरी बात मेरा जहाँ मन होता है मैं वहीं जाता हूँ, इस बात से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम अपने काम से मतलब रखो। अब यूआई शेनक्यो उसे हैरानी से सवाल करते हुए कहता है कि तुम इसे यहाँ लेकर आए हो, तुम माउंट शांदो पर इविल गैंग के लीडर को कैसे लेकर आ सकते हो, क्या तुमने इनके साथ कोई डील की है, जवाब दो मुझे शेनक्यो, तुम चुप क्यों हो। यानबुशी तो उसकी ये सारी बातें सुनकर भड़क गया। वो उसे एक चमाट लगाते हुए कहता है कि बंद करो ये अपनी बकवास, हमारी इतनी औकात नहीं कि तुम मेरे सामने इस तरह से बोल सको, जिससे यूआई की काफी इंसल्ट होगी। वो अब यानबुशी से कहता है कि तुम्हारी ऐसा करने की हिम्मत भी कैसे हुई। ये कहते साथ ही उसने अपनी सोर्ड की मदद से एक टेक्निक को परफॉर्म करना शुरू कर दिया, जिससे वहाँ और भी बहुत सारी सोर्ड समन होगी। ये टेक्निक देखने में काफी ज्यादा खतरनाक लग रही थी, लेकिन वो यानबुशी के सामने तो कुछ नहीं, वो तो अभी भी यूआई के सामने बड़े कॉन्फिडेंस के साथ खड़ा हुआ था। यूआई ने वो सारी सोर्ड यानबुशी की तरफ भेज दी, जिसे यानबुशी ने एक ही झटके में पीछे की तरफ फेंक दिया। यूआई रुकता नहीं है, बल्कि दोबारा से वही अटैक यानबुशी पर कर देता है। इस बार यूआई ने अपने सामने एक शील्ड बनाते हुए यूआई की सोर्ड्स को ब्लॉक कर दिया, लेकिन वो सारी सोर्ड्स मिलकर भी यानबुशी की शील्ड को ब्रेक नहीं कर पाई। ये सब देखते हुए यूआई फैसला करता है कि वो यानबुशी पर अटैक करने के लिए खुद जाएगा, इसीलिए वो अपनी सोर्ड को लेते हुए यानबुशी पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ गया। जैसे यानबुशी ने सिर्फ अपने 2 फिंगर्स का इस्तेमाल करते हुए रोक लिया। इन दोनों के आपस में टकराने की वजह से बहुत ज्यादा एनर्जी निकल रही थी। इस एनर्जी को शेनक्यो ने भी सेंस कर लिया था। वो इन दोनों को रोकते हुए कहता है कि तुम दोनों अब बस कर जाओ। इसके साथ ही वो यूआई से कहने लगे कि मास्टर यानबुशी यहाँ किसी को हर्ट करने के लिए नहीं आए थे, ना ही उनका कोई और मकसद है। यूआई तो कुछ भी सोचने समझने के लिए तैयार ही नहीं था। उल्टा वो शेनक्यो पर गुस्सा करते हुए कहता है कि तुम इसकी इतनी साइड क्यों ले रहे हो। जो सुनकर शेनक्यो कहता है कि जब तुम बायमू सेट के साथ मिल सकते हो तो मैं एक इविल गैंग के साथ
साथ क्यों नहीं। यूआई को अब समझ आ चुका था कि वो यान वुशी के होते हुए शेनक्याओ को यहाँ नहीं रख सकता, इसीलिए वो उससे कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ। यांग वुशी अपने पावर्स को बढ़ाते हुए कहता है कि इस दुनिया में मुझे कोई नहीं रोक सकता। अगर कीफेंग होते तो मैं इस बारे में सोच भी सकता था, लेकिन तुम्हारे जैसे कच्चे की बात मैं मानूं? नॉनसेंस, ऐसी बात तुमने सोच भी कैसे ली। ये कहते हुए यांग वुशी ने अपनी शूटी फिंगर टेक्निक का इस्तेमाल करके यूआई को अपने घुटनों पर ला दिया। अभी वहाँ मास्टर यानचुन भी आ गए, जो यांग वुशी को देखते हुए यूआई से कहते हैं कि आखिर ये कौन है। इस पर यूआई ने भी यांग वुशी के बारे में बता दिया। मास्टर यानचुन अपने स्वॉर्ड को रेडी करते हुए कहते हैं कि आखिर ये इवल गैंग का लीडर यहाँ क्या कर रहा है। मास्टर यांग वुशी ने भी उसे पहचान लिया था। वो उससे कहते हैं कि तुम तो यानचुन हो ना, कीफेंग के चीफ डिसिपल। मैंने तुम्हारे मास्टर कीफेंग के साथ फाइट की थी और मैं हार गया, लेकिन उनके डिसिपल में ऐसा कोई नहीं जो मेरा मुकाबला कर सके। क्या तुम भी अपना हाल यूआई की तरह करवाना चाहते हो? अगर हाँ तो आगे बढ़ो। यूआई उसकी ये बात सुनकर कहता है, माउंट शांदू पर बहुत ज्यादा काबिल लोग मौजूद हैं, हम सब मिलकर तुम्हें हरा देंगे। तुम बस हमारे माउंट शांदू को हमसे हथियाना चाहते हो। यूआई की ये बात सुनकर तो कीफेंग को हंसी आ गई। वो हंसते हुए कहता है कि तुम्हारा ये माउंट शांदू तो मेरे लिए वैल्यूलेस है। अगर इसमें कीफेंग होता तो तब भी इसमें कोई बात थी, इसके बाद तो ये बिल्कुल बेकार है। साथ ही साथ वो शेनक्याओ से पूछता है कि अब तुम्हारा क्या इरादा है, क्या तुम मेरे साथ चलोगे या फिर यहीं रहकर अपने दोस्त के हाथों मरना चाहते हो। ये सुनकर यानचुन कहता है कि शेनक्याओ, क्या तुमने सच में इवल गैंग को ज्वाइन कर लिया है? क्या तुम्हारे बारे में वो सारी अफवाहें सच थी? शेनक्याओ उसकी सारी बातों को इग्नोर करते हुए इससे एक ही सवाल करता है कि मास्टर यानचुन, आप मुझे बताएं, क्या आपने यूआई को न्यू चीफ डिसिप्लिन सिलेक्ट किया था? मास्टर यानचुन तो बातों को घुमाते हुए कहते हैं कि तुम तो अभी अभी लौटे हो, माउंट शांदू के मामलात को छोड़ दो, बस तुम अपनी सेहत पर ध्यान दो। जब तुम यहाँ नहीं थे तो यूआई ने बहुत ही अक्लमंदी के साथ माउंट शांदू की देखभाल की। एल्डर्स भी यूआई को चीफ बनाने के लिए एग्री हो चुके। फॉर्मली 10 दिन के बाद अभी से माउंट शांदू का चीफ बना दिया जाएगा। यांगचुन की ये बात सुनकर यांग वुशी हंसते हुए कहते हैं कि तुमने अपने लीडर की गैर मौजूदगी में उसकी पोजीशन को चुराने की कोशिश की, अब तुम ये बात इतने आराम से बोल रहे हो। इस पर यूआई तो मासूम बनने का नाटक करते हुए कहता है कि हमने तो तुम्हें ढूंढने के लिए बहुत सारे लोगों को भेजा था, लेकिन उन्हें तुम कहीं नहीं मिले। ज्यादातर लोग तो अभी तक वापस ही नहीं लौटे। इसके साथ ही मास्टर यांगचुन भी कहते हैं कि हमने फोनिंग सिटी में भी लोगों को तुम्हें ढूंढने के लिए भेजा था, लेकिन इवल गैंग के लीडर ने उन्हें भी मार दिया। ये बात यान वुशी को कुछ अच्छी नहीं लगी। वो यानचुन के पास आते हुए उससे कहते हैं कि वो लोग मुझसे मरे या नहीं, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तुम्हें अभी के अभी मार देता। अगर तुम्हारे जैसे कचरे को मारना मेरी शान के खिलाफ ना होता तो मरना भी मेरे हाथ से डिजर्व नहीं करते। ये कहते ही यांग वुशी ने उसे पीछे की तरफ पुश कर दिया। वह यांगचुन को पकड़ते हुए कहता है कि यांग वुशी, इतना भी एरोगेंट मत बनो। जिस पर यांग वुशी कहता है कि मैं तुम्हें अभी दिखाता हूँ कि असल एरोगेंसी क्या होती है। इसके साथ ही उसने अपने पास से 2 लेटर्स निकाल लिए। साथ ही वो शेनक्याओ को कहता है कि मेरे पास तुम्हें सुनाने के लिए बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज है, चलो मैं इसे तुम्हें पढ़कर सुनाता हूँ। अब यांग वुशी ने पहला लेटर पढ़ना शुरू कर दिया, जिसमें लिखा हुआ था कि अब हमारा टारगेट वापस आ चुका, उसके लिए सारी अरेंजमेंट कर दी गई है। साथ ही साथ शेनक्याओ को माउंट शांदू पर ही रखना। सेकंड लेटर में ये लिखा हुआ था, फाइटिंग से 1 दिन पहले शेनक्याओ को वो पॉइजन जरूर दे देना। शेनक्याओ तो ये सब सुनकर बहुत ही ज्यादा टूट चुका था। उसे दोबारा से उस दिन की यादें आने लगी। यांग वुशी कहता है कि कितनी शर्म की बात है कि फेंग ने अपनी जान पर खेलकर हुलोंग को रोका। अब उन्हीं का डेसिबल बायमू सेट के साथ मिलकर उनके मिशंस को पूरा कर रहा है। शेनक्याओ अब इन सब में से किसी की बात नहीं सुनना चाहता था, इसलिए वो इन सब से कहता है कि तुम सब चुप हो जाओ। वो मास्टर कीफेंग के स्टैचू के सामने घुटनों के बल बैठते हुए कहता है कि मास्टर प्लीज मुझे माफ कर देना। और चांदू में सबको पता चल चुका कि शेनक्याओ वापस आ गया, इसीलिए वो सब लोग इधर ही आ रहे थे। शेनक्याओ मास्टर यांग वुशी से कहता है कि मास्टर प्लीज मुझे यहाँ से कहीं दूर ले जाएं। ये सुनकर मास्टर यांग वुशी उसे कहीं लेकर जाने लगे, जबकि यूआई पीछे से चिल्लाता ही रह गया कि कमीने इंसान, तुम इसे लेकर कहाँ जा रहे हो। यान वुशी और शेनक्याओ जंगल में आ चुके थे। यान वुशी शेनक्याओ से कहता है कि आखिर माउंट शांदो पर जाने का क्या फायदा हुआ, वही हुआ जो मैंने तुम्हें पहले बताया था। चलो फाइट करते हैं, तुमने बहुत ज्यादा रेस्ट कर लिया। शेनक्याओ कहता है कि मैं आपके साथ बैटल किस तरह कर सकता हूँ। जिसका जवाब देते हुए यान वुशी कहते हैं कि मैंने तुम्हें इतनी देर तो रेस्ट करने दिया और तुम्हें क्या चाहिए। इसके साथ ही यान वुशी ने अपनी पावर्स को एक्टिव करते हुए शेनक्याओ पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ गए। शेनक्याओ को भी पता चल चुका कि यान वुशी नहीं रुकने वाला, इसलिए वो तेजी से मूव करते हुए इस अटैक को डॉज कर गया। यान वुशी उस पर अपनी शूटिंग फिंगर टेक्निक से अटैक कर देते हैं। ये अटैक वाकई में बहुत ज्यादा खतरनाक था। साथ ही साथ वो शेनक्याओ से कहते हैं क्या अभी भी तुम्हारे दिल में माउंट शांदू के लिए प्यार है या फिर खत्म हो गया। क्या वो देख तो नहीं सकता था, लेकिन वो बड़े ध्यान से सुनते हुए यान वुशी के इस अटैक को भी डॉज कर गया। शेनक्याओ अपने ट्रू पावर्स को अनलॉक करते जा रहा था, लेकिन अभी भी वो इतना ज्यादा पावरफुल नहीं था कि यान वुशी का मुकाबला कर सके। इसके साथ ही यान वुशी उससे कहते हैं कि तुम्हारी फैमिली, दोस्त सबने तुम्हें छोड़ दिया।
हमें सबने धोखा दिया। क्या तुम्हारे दिल में अभी भी उनके लिए नफरत नहीं है? अगर तुम उन लोगों को मारना चाहते हो तो मैं तुम्हारी इसमें मदद करूंगा। के बाद वो शेनक्याओ को अपने से वापस ले आया, जहाँ वो उसे एक लिक्विड देते हुए कहता है कि इसे तुम पी लो, ये तुम्हारी आंखों के लिए बेहतर होगा। शेनक्याओ उसे पीते हुए यांग वुशी से कहता है कि मैं तुम्हारे साथ बाइफेंग जाना चाहता हूँ, बायमू और यूआई के प्लान को जानने के लिए। जिस पर यांग वुशी कहते हैं कि उनका असल मकसद गोल्डन फ्लावरिंग रिंग को ढूंढना है, सोलैरिटी तो सिर्फ हमें उलझाने का एक बहाना थी। शेनक्याओ उदास होते हुए कहता है कि मास्टर ने कभी मुझे भी उस रिंग के बारे में नहीं बताया। इसके बाद ये दोनों ही खाना खाने के लिए एक होटल में चले गए, जहाँ लोग आपस में बात करते हुए कह रहे थे कि यहाँ एक आदमी घूम रहा है जो कि लोगों की स्किन उतार कर खुद के फेस पे लगा लेता है। शेनक्याओ उन लोगों की बातें बहुत गौर से सुन रहा था। ये देखते हुए यांग वुशी उसे बताते हैं कि शिनजिन हियाओ सेक्ट से बिलोंग करता है। सूरत लड़के और लड़कियां दोनों ही उसका टारगेट हैं। रनीन की डॉटर जो कि बहुत ही ज्यादा जनरस और प्यारी थी, शिनजिन ने उसे भी नहीं छोड़ा, ने उसका भी फेस उतार कर उसका पपेट बना दिया। साथ ही साथ वहाँ बैठे लोग भी यही बातें कर रहे थे कि शिनजिन बहुत ही ज्यादा इवल है, उसने बहुत ही ज्यादा बुरे काम किए हैं, लेकिन अभी तक उसे उसके किए गए बुरे कामों की सजा नहीं मिली। ये सब सुनते ही शेनक्याओ के लिए वहाँ बैठना मुश्किल हो गया, इसलिए वो खड़ा होते हुए कहता है कि लीडर मैं यहाँ से जा रहा हूँ, यहाँ बहुत ज्यादा शोर हो चुका है। इसके बाद ये दोनों वापस से सेक्ट आ गए। ये दोनों भी अंदर की तरफ जाने ही वाले थे कि तभी वहाँ पे लिंगचुन पैलेस के 2 डिसिपल आ गए, जो मास्टर यांग वुशी को ग्रीट करते हुए अपना नाम बता रहे थे। मास्टर यांग वुशी ने तो उन्हें पहचान लिया था, इसलिए वो उनसे कहता है कि तुम तो मास्टर रुयान के डिसिपल हो ना, जिस पर वो बहुत ही ज्यादा प्राउड करता है। ये तारीफ सुनकर वो बंदा कहता है कि मैं इतना भी अच्छा नहीं हूँ, जिस पर मास्टर यांग वुशी कहते हैं कि मैं भी यही कहने वाला था, अच्छा हुआ तुम्हें ये बात पहले से ही मालूम है। बात पर उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया, लेकिन वो खुद पर कंट्रोल करते हुए कहता है कि मैं यहाँ मिसू की बर्थडे के लिए आपको इनवाइट करने आया हूँ। जिस पर मास्टर यांग वुशी एक बार फिर से उसकी बेइज्जती करते हुए कहते हैं कि अगर रुयान मुझसे मिलना चाहता है तो उसे कहो यहाँ आकर मुझसे मिल ले, ये सब क्या बकवास है। अब की बार तो वो बंदा ना रुक सका, वो आगे बढ़ते हुए यांग वुशी से कहता है कि क्या मैं आपके साथ फाइट कर सकता हूँ। ये सुनकर यांग वुशी शेनक्याओ की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं कि पहले तुम्हें इससे फाइट करनी होगी, अगर तुम इससे जीत गए तो फिर तुमसे मैं फाइट करूंगा। ये सुनकर वो बंदा कहता है कि मास्टर यांग वुशी आप अपने सर्वेंट से मुझे फाइट करने का कहकर मेरी बेइज्जती तो ना करें। उनका यांग वुशी शेनक्याओ से कहते हैं कि ये लोग तुम्हें सर्वेंट बोल रहे थे, क्या तुम इन्हें ऐसे ही जाने दोगे? शेनक्याओ ने तो उसे लड़ने से साफ इनकार कर दिया। वो कहता है कि मार्शल आर्ट लड़ाई करने के लिए बिल्कुल भी नहीं है। वुशु से मैनिपुलेट करते हुए कहते हैं कि फिर तुम्हें पता कैसे चलेगा कि तुम्हारी रिकवरी कितनी हो गई? क्या पता तुम्हारी लड़ाई शिजिन के साथ हो जाए और तुम हार जाओ, और जिसके बाद वो तुम्हारा फेस भी पील ऑफ कर लेगा। इसीलिए अच्छा यही होगा कि तुम इनके साथ फाइट करके अपने एबिलिटीज को जान लो। अब शेनक्याओ भी फाइट करने के लिए रेडी हो चुका। अब शेनक्यान को लग रहा था कि वो बड़ी ही आसानी के साथ शेनक्याओ को हरा देगा। इसी कॉन्फिडेंस के साथ वो तेजी से मूव करते हुए शेनक्याओ पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ गया। शेनक्याओ साइड पर हटते हुए जेनकियान के अटैक को डॉज कर गया। जेनकियान लगातार शेनक्याओ को हिट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी ये कोशिशें बेकार हो चुकी। लिंगचुआन पैलेस अपने सिंपल और इफेक्टिव मूव्स के लिए जाना जाता है, लेकिन जेनक्याओ के मूव्स तो कॉम्प्लिकेटेड होते जा रहे थे, क्योंकि वो तो किसी भी हाल में शेनक्याओ को हराना चाहता है। अब शेनक्याओ ने भी उस पर अटैक करके उससे पीछे कर दिया, जिससे जेनक्याओ और ज्यादा भड़क गया। वो अपनी वुडन स्वॉर्ड निकालते हुए दोबारा से शेनक्याओ पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ गया। शेनक्याओ ने भी उसके इस अटैक को अपनी बैम्बू स्टिक का इस्तेमाल करते हुए ब्लॉक कर दिया। जेनकियान को अब समझ आ चुका कि वो इन छोटी मोटी टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हुए शेनक्याओ को नहीं हरा सकता, इसलिए वो वहाँ से दूर जाते हुए अपनी स्वॉर्ड में एनर्जी डालकर उसे शेनक्याओ की तरफ भेज देता है, जिसे शेनक्याओ ने एयर वेव्स बनाकर ब्लॉक कर दिया। शेनक्याओ का ये मूव देखकर जेनकियान तो बहुत हैरान हो गया। उसकी इस टेक्निक की वजह से जेनकियान की स्वॉर्ड भी टूट सकती थी, इसलिए उसने जल्दी से अपनी स्वॉर्ड को अपनी तरफ बुला लिया। अब जेनकियान अपनी पेशेंस खो चुका था, जिसकी वजह से उसके मूव्स बहुत ही ज्यादा इंटेंस होते जा रहे थे। शेनक्याओ अपनी मार्शल आर्ट का इस्तेमाल करते हुए उसके अटैक्स को डॉज करता है। इसके बाद इन दोनों ने ही अपनी एनर्जी को एक्टिवेट करते हुए एक दूसरे पर पाम अटैक कर दिया, और शेनक्याओ की एनर्जी ज्यादा होने की वजह से जेनकियान पीछे की तरफ जा गिरा। जेनकियान भी अब थोड़ा हर्ट हो चुका, इसलिए उसका दोस्त उसके पास आते हुए पूछता है कि क्या तुम ठीक हो? जेनकियान को भी अब एहसास हो गया कि उसे शेनक्याओ को ये सब नहीं कहना चाहिए था। जेनकियान ने अपने बुरे बिहेवियर के लिए शेनक्याओ से माफी मांग ली, और माफी मांगने के फौरन बाद ही वो वहाँ से चला गया। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर चेंगली सिटी के आउटर पवेलियन पर आ गया, जहाँ यांग वुशी अक्सर बैठकर चाय पिया करते थे। यूशैंग आज भी उनके लिए चाय ही बना रहा था कि वो साथ ही साथ सोचता है कि आज तो मास्टर लेट हो चुके। जहाँ शाओजन भी यूशैंग को छुपकर देख रहा था, इससे पहले कि वो यूशैंग पर अटैक कर पाता। यूशैंग ने उसकी शैडो टी कप में देख ली, इसी वजह से वो उसके इस अटैक को डॉज कर पाया। शाओजन अब उसके सामने बैठते हुए उसे कहता है कि मैं यहाँ से गुजर रहा था, मुझे ये तुम्हारा ब्यूटीफुल फेस नजर आ गया, जिसे देखते ही मैं तो अपना काम भी भूल गया। यूशैंग तो भी सोच ही रहा था कि आखिर ये बंदा कौन है, लेकिन उसकी ये बात सुनते साथ ही उसे समझ आ चुका कि ये शाओजन है हियाओ सेक्ट से। यूशैंग उससे सवाल करते हुए कहता है कि आखिर तुम यहाँ क्यों आए हो, जिसके जवाब में शाओजन
शाओजिन कहता है कि तुम गुस्सा क्यों हो रहे हो, मैं तो तुम्हारे लिए यहाँ एक गिफ्ट लेकर आया हूँ। कहते साथ ही उसने एक बॉक्स यूशेंग को दे दिया। उस बॉक्स के अंदर यूशेंग के सर्वेंट की जिनकी फेस स्किन थी, जो देखकर यूशेंग को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। वो उससे कहता है कि ये जिन मेरे दोस्तों की तरह था, तुमने उसे मार दिया, उसकी आत्मा की शांति के लिए मैं तुम्हें भी उसके पास पहुंचा दूंगा। ये कहते साथ ही उसने शाओजिन पर अटैक कर दिया। शाओजिन उसके अटैक्स को बहुत ही ज्यादा आसानी के साथ डॉज कर रहा था। साथ ही साथ उससे कहता है कि यार अब बस कर जाओ, तुम इतना भी गुस्सा क्यों हो रहे हो, मैंने तुम्हें उसकी स्किन दे तो दी है, बाकियों को तो ये भी नहीं मिलती। इन दोनों के दरमियान भी अभी फाइट चल ही रही थी कि वहाँ पर मास्टर यांग वुशी भी आगे आते साथ ही मास्टर यांग वुशी ने अपनी पावर्स की मदद से उस पर प्रेशर डालना शुरू कर दिया, जिसे शाओजिन अपने घुटनों पर आ गया। शाओजिन अब मास्टर यांग वुशी को ग्रेट करते हुए कहता है कि मैं तो मिस यान के ऑर्डर्स पर आपसे मिलने आया था। मिस यान चाहती है कि पास में जो कुछ भी हुआ उसे भुलाकर हम एक नई शुरुआत करें। मास्टर यांग वुशी को तो उसकी इस ऑफर में कोई इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए वो यूशेंग से कहते हैं कि तुम अब से और ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, ये मेरे लिए बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं कि तुम मेरे डिसाइपल होकर इस जैसे कचरे से हार जाओ। शाओजिन को भी पता था कि मास्टर यांग वुशी उसे नहीं छोड़ने वाले, वो भी बचने का कोई रास्ता सोच ही रहा था कि तभी वहाँ पर शेनक्यो भी आ गया, इसीलिए उसने फौरन से शेनक्यो को पकड़ लिया। इसके बाद वो मास्टर यांग वुशी से कहता है कि मास्टर यांग वुशी प्लीज आप मेरी जान बख्श दे आपकी डिसरिस्पेक्ट करने के लिए, वरना तो आप जानते हैं कि मैं इसके साथ क्या करूँगा। इस जैसा ब्यूटीफुल फेस मिलना तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है, लेकिन यांग वुशी को तो इस बात से ज्यादा फर्क ही नहीं पड़ता था, क्योंकि वो अच्छे से जानते हैं कि शेनक्यो को ये कुछ भी नहीं कर सकता। यहाँ होता भी ऐसा ही है। शेनक्यो ने अपने स्टिक का इस्तेमाल करते हुए उससे पीछे फेंक दिया। ये देखकर शाओजिन वहाँ से भागना चाहता था कि उसे मालूम हो चुका कि वो शेनक्यो से नहीं जीत सकता, लेकिन शेनक्यो भी इस बार रुका नहीं। वो अपनी शैडो मूव का इस्तेमाल करते हुए उसके पीछे जाने लगा। शाओजिन को भी ये बात अब समझ आ चुकी कि आज शेनक्यो उसका पीछा नहीं छोड़ने वाला, इसलिए वो वहीं पर रुक गया। अब इन दोनों ने अपनी एनर्जीज को एक्टिवेट कर लिया। शेनक्यो ने इल्यूजनरी स्वॉर्ड टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए शाओजिन पर अटैक कर दिया। शाओजिन ने उसके अटैक को डॉज करने के लिए अपने सामने एक शील्ड बना दी, लेकिन ये शील्ड शेनक्यो के इस अटैक को ब्लॉक नहीं कर पाई और ये सीधा जाते हुए शाओजिन को लग गया, जिससे वो थोड़ा बहुत हर्ट भी हो चुका। शाओजिन भी हैरान होते हुए अपने मन में कह रहा था कि आखिर शेनक्यो ने ये टेक्निक कैसे सीख ली, वो भी इतने कम वक्त में। अभी तक तो मैं भी इसे प्रैक्टिस करने में कामयाब नहीं हो सका कि वो बिना वक्त जाया किए उस पर दोबारा से अटैक कर देता है। लेकिन हियाओ सेट की लीडर मिस यान ने शाओजिन के सामने एक शील्ड बनाते हुए उसे प्रोटेक्ट कर लिया। शेनक्यो तो मिस यान को नहीं पहचानता था, इसीलिए वो मिस यान को देखते ही अपने मन में सोच रहा था कि आखिर ये कौन है। मिस यान ने तो शेनक्यो को इग्नोर करते हुए सीधा जाकर यांग वुशी के साथ फ्लर्ट करना शुरू कर दिया। वो चाहती थी कि दोनों सेक्ट एक दूसरे के साथ मिलकर काम करे। यांग वुशी तो उसे जरा भी भाव ना देते हुए कहता है कि अगर तुम मेरे सेक्ट में ज्वाइन होना चाहती हो तो सीधे से कहो ना, बातें क्यों घुमा रही हो। इससे तो मिस यान की इंसल्ट हो चुकी, जो बात मिस यान को बिल्कुल पसंद नहीं आती, इसलिए वो अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए मास्टर यांग वुशी पर अटैक कर देती है। मास्टर यांग वुशी ने भी उस पर काउंटर अटैक कर दिया, जिस वजह से अब इन दोनों के दरमियान भी फाइट स्टार्ट हो चुकी। शाओजिन भी इसे एक अच्छा मौका पाते हुए शेनक्यो की स्किन फील करने के लिए उसके पास पहुंच गया। वो अभी उस पर अपनी स्वैप ऑफ सन एंड मून टेक्निक का इस्तेमाल कर पाता। इससे पहले ही शेनक्यो शैडो मूव का इस्तेमाल करते हुए उससे दूर चला गया। शेनक्यो के शैडो मूव पर देखकर शाओजिन को भी अंदाजा हो गया कि शेनक्यो काफी ज्यादा पावरफुल है, इसलिए उसने यहाँ से भागना ही मुनासिब समझा। शेनक्यो भी आज उसे कहाँ जाने देने वाला था। वो भी तेजी से मूव करते हुए उसके सामने आकर खड़ा हो गया और उससे सवाल करते हुए कहने लगा, मुझे सच सच बताना, वो तुम ही थे ना जिसने रेनिन की डॉटर की फेस स्किन पील ऑफ करके उसे मार दिया। शाओजिन तो बहुत ही ज्यादा कमीना था, उसे तो अपने किए पर कोई भी अफसोस नहीं। वो मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ मैंने ही मारा था उसे, साथ ही साथ मुझे थोड़ी सी मुश्किल भी हुई उसका प्यारा स्माइल वाला फेस उतारने में। पहले मैंने उसे पॉइजन दिया, फिर धीरे धीरे करके उसके फेस की स्किन पील ऑफ की। उसकी आखिरी सांस तक मैं अपना काम कर चुका था। शेनक्यो को तो उसकी बातें सुनकर और ज्यादा गुस्सा आ गया कि कोई इंसान इतना भी बेहिस कैसे हो सकता है। शाओजिन को तो अभी भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो शेनक्यो से कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें भी मौका दूंगा, तुम भी अभी इस पेन को फील करोगे। कहते हुए शाओजिन ने शेनक्यो पर दोबारा से अटैक कर दिया। शेनक्यो ने उसके अटैक को डॉज करते हुए उसके फेस पर एक स्लैश अटैक लगा दी, जिसे शाओजिन तो दर्द से चिल्ला उठा। शेनक्यो उसकी चीखें सुनकर कहता है कि तुम इतने से दर्द से चिल्ला रहे हो, मैंने तो जिंदा लोगों की स्किन पील ऑफ की है, सोचो वो किस दर्द से गुजरे होंगे। आज मैं तुम्हें मार दूंगा ताकि तुम आइंदा से किसी के साथ ये ना कर सको। शाओजिन तो अपनी जान की भीख मांगने लग गया। उसे ये बात मालूम होगी कि शेनक्यो वैसे नहीं मानने वाला, तो उसने यहाँ से भागना शुरू कर दिया। लेकिन आज वो शेनक्यो के हाथों से नहीं बच सकता था। शेनक्यो ने इल्यूजनरी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए उसे मार दिया। तरह से शाओजिन के बुरे कर्मों की सजा आज उसे मिल ही गई। लेकिन शेनक्यो की तो किस्मत ही खराब है, क्योंकि मिस यान ने भी शाओजिन की बॉडी देख ली, जिसे देखते ही वो काफी ज्यादा गुस्से
गुस्से में आ गई। भड़कते हुए मास्टर यान वुशी से कहती है कि आखिर तुम्हारा ये डॉग मेरे डेसिबल को कैसे मार सकता है, अब इसके लिए इसे भी मरना होगा। ये कहते साथ ही मिस यान ने अपनी एनर्जी को अनलिश करते हुए शेनक्याओ पर पाम अटैक कर दिया, जिसे शेनक्याओ ने भी अपने पाम से रोक लिया। शेनक्याओ उसे ज्यादा देर रोके नहीं रख सकता था क्योंकि मिस यान का कल्टीवेशन लेवल काफी ज्यादा है। इस वजह से शेनक्याओ पीछे जाकर दरख्त के साथ टकरा गया। मिस यून भी यहाँ अपने मन में सोच रही थी कि जितना ज्यादा वीक दिखना है उतना है नहीं। ये सोचते ही वो दोबारा से शेनक्याओ पर हमला करना चाहती थी। यहाँ यांग वुशी को भी अच्छे से मालूम है कि अभी के लिए शेनक्याओ मिस यान के इस अटैक को ब्लॉक नहीं कर सकता, इसीलिए वो अपनी शूटी फिंगर टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए मिस यान के इस अटैक को ब्लॉक कर देता है। इससे मिस यान की भी अकल ठिकाने आ चुकी और वो ये कहते हुए यहाँ से जाने लगी कि मुझे जरा भी काम है, हम फ्यूचर में दोबारा से इस मामले पर बात करेंगे। मिस यान अभी अपने से वापस जा ही रही थी कि उसे रास्ते में दाओये मिल गया, जो मिस यान को ऑफर देते हुए कहता है कि आप हमारे सेक्ट को ज्वाइन कर ले, फिर हम दोनों ही यांग वुशी को मिलकर अपने रास्ते से हटा देंगे। आखिरकार दुश्मन का दुश्मन तो दोस्त होता है ना। मिस यान को तो उनके साथ कोऑपरेट करने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, इसीलिए वो कहती है कि अगर तुम मुझसे कोई बात करना चाहते हो तो मेरे सेक्ट आ जाना, अभी मैं बहुत थक चुकी हूँ। और ये कहते ही वो यहाँ से जाने लगी। सियान के यहाँ से जाने के बाद दावी कुन्नी को बताता है कि हमें होली फ्लावर रिंग के बारे में पता चल चुका कि वो कहाँ पर है। रिंग इंपीरियल पैलेस में ही मौजूद थी, आपकी और मेरी नजरों के सामने ही, और उस शख्स के पास जिसे आप और मैं अच्छे से जानते हैं। के बाद सीन शिफ्ट होकर नेक्स्ट मॉर्निंग पर आ गया, जहाँ शेनक्याओ और यांग वुशी आपस में गेम खेल रहे थे और ये गेम शेनक्याओ हार चुका, जिसकी वजह से यांग वुशी उसे कहते हैं कि पेनल्टी के तौर पर तुम्हें मिस सू की पार्टी में जाना पड़ेगा। कि मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं कि मैं इन लोगों पर जाया कर सकूं, मुझे और भी बहुत ज्यादा जरूरी काम करने होते हैं। तो सुनकर शेनक्याओ कहता है कि आखिर मैं उस पार्टी में कैसे जा सकता हूँ, मैं तो किसी को जानता भी नहीं। जिसका जवाब देते हुए यांग वुशी बताने लगी कि किंग यू की तरह ये भी यूनियन टेम्पल के मेंबर्स हैं और ये उसी की मदर का बैंकेट हो रहा। तुमने ही तो मुझे कहा था कि तुम दुनिया के बारे में जानना चाहते हो कि आखिर चल क्या रहा है, क्या इस अपॉर्चुनिटी से फायदा नहीं उठाना चाहोगे। शेनक्याओ भी उनकी ये बात सुनकर एग्री हो चुका। इसके साथ ही वो सूस मेंशन के लिए रवाना हो गया, जहाँ पहुँचते साथ ही शेनक्याओ ने यांग वुशी के यहाँ ना आने पर माफी मांग ली। इसके बाद वो पार्टी वाले हॉल में चला गया, जहाँ उसकी मुलाकात फूजियान से हो गई। शेनक्याओ यहाँ किसी को नहीं जानता था, इसलिए वो फूजियान से कहता है कि प्लीज आप क्या मुझे बता सकते हैं कि यहाँ मौजूद लोग किस किस सेट से बिलोंग करते हैं। इस पर सूक्याओ ने भी बताना शुरू कर दिया। सबसे पहले वो सूक्याओ और किंग यू की तरफ इशारा करते हुए कहता है दोनों ही बहुत ज्यादा पावरफुल और काबिल होने की वजह से ग्रीन सिटी के जेट्स कहलाए जाते हैं। तो सुनते साथ ही शेनक्याओ अपने मन में कहता है कि आखिर लुही गैंग का लीडर यहाँ क्या कर रहा है, खैर इससे क्या ही फर्क पड़ता। के बाद हम देख पाते हैं कि मास्टर यांग वुशी भी अब यहाँ पहुँच चुके, जो छुपते छुपाते कहीं जा रहे थे। यान का वो डेसिबल जिसने शेनक्याओ के साथ फाइट की थी, वो भी अब यहाँ पहुँच चुका, जो शेनक्याओ को देखते साथ ही उसके पास आ गया। वो उसे ग्रीट करते हुए कहता है कि मुझे आपके यहाँ आने से बहुत ज्यादा खुशी हुई। एक सर्वेंट सूक्याओ को आकर बताता है कि बाहर बायम्यू सेक्ट के लोग आ चुके। सुनकर सूक्याओ सबको अपनी तरफ अटेंटिव करते हुए कहता है कि हमें जिनका इंतजार था वो यहाँ पहुँच चुके। पहले कि वो सर्वेंट दाओये को अंदर आने के लिए बुलाता, दाओये उसे मारते हुए खुद ही अंदर आ गया। साथ ही वो कहता है कि इस बकवास की कोई जरूरत नहीं। क्योंकि तो दाओये की इस हरकत से बहुत गुस्सा आया। वो आगे की तरफ आता हुआ कहता है कि आखिर तुम हो कौन और यहाँ किस लिए आए हो। इसके बाद दाओये ने भी अपना इंट्रोडक्शन करवा दिया। साथ ही साथ वो बताता है कि मैं मास्टर हुलोंग का डेसिबल हूँ। इसके बाद वो मिस सू को देखते हुए कहता है कि मिस सू, क्या आपको कुछ याद आया मास्टर हुलोंग के नाम से। मिस सू उसकी बात का जवाब देते हुए कहती है कि शायद तुम्हें कोई गलतफहमी हो चुकी, जो कहते ही वो यहाँ से जाने लगी। दाओये मिस सू को रोकते हुए कहता है कि रुक जाए जरा, आपकी मेट का नाम किन शुएंग था ना, क्या मैं सही हूँ। और तकरीबन 30 साल पहले वो बायमू सेक्ट गई और वहाँ जाकर मास्टर हुलोंग से रिक्वेस्ट करने लगी कि मुझे मार्शल आर्ट सिखा दें। मास्टर हुलोंग ने उस पर ट्रस्ट करके उसे मार्शल आर्ट सिखा दी और वो वहीं पर रहने लगी। सालों बाद उसने हमारी गोल्डन फ्लावर रिंग को चुरा लिया। जब मास्टर हुलोंग को इस बारे में पता चला, तब तक वो वहाँ से भाग चुकी थी। गोल्डन फ्लावर रिंग को चुराकर इंपीरियल पैलेस में ले आई। इसमें अपने मास्टर की आखिरी ख्वाहिश पर मिस सू से एक्सप्लेनेशन मांगने आया हूँ। सब सुनकर सूक्याओ को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। वो अपनी मदर की इंसल्ट अपनी आंखों के सामने होते नहीं देख सकता था। वो अपनी मदर के आगे आकर खड़ा हो गया और दाओये से कहने लगा कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी मदर से ऐसे बात करने की। इसके साथ ही उसने गार्ड्स को इशारा किया कि दाओये को पकड़ लो, जो देखकर गार्ड्स ने भी बिल्कुल ऐसा ही किया। दाओये तो बहुत ज्यादा पावरफुल था। उसने उन सब गार्ड्स को पीछे की तरफ हटा दिया बिना अपनी जगह से मूव किए, सिर्फ अपनी एनर्जी को इस्तेमाल करते हुए। देखकर सूक्याओ खुद दाओये से लड़ने के लिए आगे बढ़ने वाला था। किंग यू उसे रोकते हुए दाओये से कहता है कि तुम्हारी अगर ये कोई साजिश है मेरी मदर को बदनाम करने की, मैं इसके लिए चुनियन टेम्पल के आगे जवाबदेह होना होगा। जो सुनकर दाओये कहता है कि अच्छा, चुनियन टेम्पल से बेहतर है कि हम नंबर 1 टेम्पल के चीफ से ही फैसला करवा लें, आज तो वो भी यहाँ पर मौजूद है। जो सुनकर शेनक्याओ कहता है कि मैं अब चीफ नहीं हूँ, तुम्हारे लिए कोई भी फैसला नहीं कर सकता। गैंग का लीडर भी जल्दी पर तेज छिड़कते हुए कहता है कि ये यहाँ पर माउंट शांदो का चीफ बनकर नहीं
नहीं बल्कि लीडर यान के विजिटिंग कार्ड पर आया था। इसने लीडर यान के साथ हाथ मिला लिया, जो सुनकर वहाँ मौजूद लोग आपस में बातें करने लग गए कि ये इवल गैंग के साथ कैसे मिल सकता है, वो भी की फैंग का डेसिबल होकर। ये शनक्या उसे कहता है अगर तो तुम यहाँ पर माउंट शांतु के चीफ डेसिबल बनकर आते तो आज तुम्हारी खैर नहीं थी, लेकिन लीडर यान की वजह से तुम बच गए। ये दोनों से एक दूसरे के कॉम्पिटिटर्स थे, क्योंकि चुनियन टेम्पल भी दुनिया का नंबर 1 टेम्पल बनना चाहता है। क्या उसे तब ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो अपनी सोर्ड को दावी की तरफ पॉइंट करते हुए कहता है कि तुमने आज की हमारी पार्टी खराब कर दी, तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। कहते साथ ही वो दावी पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ गया। किंग उसे रोकना चाहते थे, लेकिन इसके लिए देर हो चुकी। दावी ने तो बिना देखे ही सुकियाओ की सोर्ड को पकड़कर उसे आगे की तरफ फेंक दिया। लेकिन सुकियाओ हार नहीं मानता। वो अपनी सोर्ड से दावी को इंजर करने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन दावी तो उसके अटैक्स को बड़ी ही आसानी के साथ डॉज करते जा रहा है। ये इस फाइट से काफी बोर हो चुका था, इसलिए उसने सुकियाओ पर अटैक करके उसे पीछे की तरफ हटा दिया। सुकियाओ को पकड़ते हुए कहते हैं कि तुम यहाँ भी रेस्ट करो, मैं इसे खुद ही देख लूंगा। अपनी सोर्ड को बाहर निकालते हुए दावी से कहता है कि ये फाइट स्टार्ट सुकियाओ ने की थी, लेकिन इसे एंड मैं करूंगा। सुनकर दावी कहता है कि ये तो अच्छा ही है कि तुम इसे फाइट करना चाहते हो, वरना मेरा इतना ज्यादा ट्रैवल करना वेस्ट हो जाता। साथ ही दावी ने भी अपने चाबुक को बाहर निकाल लिया। इन दोनों के दरमियान ये फाइट स्टार्ट हो चुकी थी। किंग अपने लियोनरी सोर्ड का इस्तेमाल करते हुए दावी पर अटैक कर देता है। दावी ने अपने आगे एक शील्ड बनाकर ब्लॉक कर दिया। सीन सोज मैंशन के सीक्रेट चैम्बर पर आ गया, जहाँ कुनिये ने आते साथ ही वहाँ के गार्ड्स को अपने रास्ते से हटा दिया। कुनिये यहाँ गोल्डन फ्लावर रिंग को लेने के लिए आया हुआ था, लेकिन वो जब अंदर पहुंचा तो वहाँ पहले से यांग वुशी मौजूद थे, जो कुनिये को देखते हुए कहते हैं कि तुम तो बहुत ज्यादा स्लो हो, मैं तो तुम्हारा इंतजार करते करते ही सो गया था। कुनिये को तो कुछ समझ नहीं आता। वो यांग वुशी से कहते हैं कि आखिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जवाब देते हुए यांग वुशी कहते हैं कि गधे, अभी तो मैंने तुम्हें बताया कि मैं यहाँ तुम्हारा इंतजार कर रहा था। तो तुम बायमोसेक से वापस सेंट्रल चाइना आए हो। मैं यही सोच रहा था कि वो क्या चीज है जो तुम्हें यहाँ पर ले आई। तुमने माउंट शांतु पर भी ट्रबल्स क्रिएट किए ताकि शनक्याओ को मार सको, जिसे मुझे समझ आ चुका कि सिलेटी तो सिर्फ एक सोर्स ऑफ डिस्ट्रैक्शन था। तुम यहाँ किसी और चीज के लिए आए हो और वो वाकई बहुत खास होगी। तो मैंने भी इस चीज को ढूंढना शुरू कर दिया और आखिरकार वो मुझे मिल ही गई। ये देखो गोल्डन फ्लावर रिंग। फ्लावर रिंग को यांग वुशी के हाथों में देखकर कुनिये को तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं आता। वो यांग वुशी से सवाल करते हुए कहता है कि आखिर ये तुम्हें कैसे मिली, जिस पर यांग वुशी ने भी बताना शुरू कर दिया। वो कहता है कि तुमने माउंट शांतु पर यूआई से हाथ मिलाया ताकि तुम्हें इसका कोई सुराग मिल सके, लेकिन तुम्हें कुछ ना मिल सका। बाद तुमने इसकी खोज लगाने के लिए चुनियन टेम्पल से डील की। अभी भी तुम्हारा दोस्त ऊपर सीन क्रिएट कर रहा है ताकि सबको उलझाए रख सके और तुम यहाँ नीचे इसे ढूंढ रहे हो, लेकिन बदकिस्मती से ये रिंग अब तुम्हें नहीं मिल सकती। जो सुनकर कुनिये यांग वुशी से कहता है कि तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि ये रिंग तुम मुझे दे दो। यांग वुशी उसकी बातों को इग्नोर करते हुए कहता है, रिंग को लेने के लिए तुम बहुत ही ज्यादा उतावले हो रहे हो, यानी ये बायमोसेक के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। अब जल्दी से बताओ इसका मैजिक क्या है। कुनिये को तो ये बताने का कोई मूड नहीं था। वो अपनी दोनों सोर्स को यांग वुशी पर अटैक करने के लिए रेडी करते हुए कहता है कि मैं तुम्हें मारने के बाद ये तुम्हारी सोल को जरूर बता दूंगा। के साथ ही वो यांग वुशी पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ गया। यांग वुशी तो बड़ी ही आसानी के साथ उसके सोर्ड अटैक्स को डॉज किए जा रहे थे। यांग वुशी को कुनिये से फाइट करने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, इसीलिए वो फाइट को जल्दी से जल्दी खत्म करना चाहता है। यही वजह थी कि उसने अपनी शूटिंग फिंगर टेक्निक से कुनिये को पीछे पटक दिया। वुशी भी अपना फाइनल अटैक कुनिये पर कर देता है, जिसे देखकर कुनिये की आंखें तो फटी की फटी रह गई, क्योंकि उसे अच्छे से मालूम था कि वो इस अटैक को डॉज नहीं कर सकता। लेकिन वक्त रहते ही फीजिंग सेक्ट के लीडर लिंग सेंग ने उसके अटैक को ब्लॉक कर दिया। जो देखकर यांग वुशी कहता है कि अच्छा, फीजिंग सेक्ट भी बायमोसेक की कठपुतली बनकर उसके इशारों पर नाच रहा। जिसका जवाब देते हुए मिस्टर लिंगसन कहते हैं कि लीडर यान, इतने भी मीन मत बनो, हम दोनों को हाथ मिला लेना चाहिए क्योंकि हम दोनों ही इवल डॉम से बिलोंग करते हैं। तुम मेरी ऑफर को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते तो चलो फाइट स्टार्ट करते हैं। ये कहते साथ ही उसने यांग वुशी पर अटैक कर दिया। यांग वुशी उसके अटैक को ब्लॉक करते हुए कहता है कि अगर तुम मुझसे लड़ना ही चाहते हो तो मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं। रिबी मास्टर लिंगसन से कहता है कि आप यहाँ पर सब कुछ संभाल लें, मैं दावी के पास जा रहा हूँ। कहते साथ ही वो यहाँ से जाने लगा। मास्टर लिंगसन ने भी अब यांग वुशी पर लगातार अटैक्स करने शुरू कर दिए ताकि कुनिये को यहाँ से भागने का मौका मिल सके। देखकर यांग वुशी कहता है कि मुझे नहीं मालूम था कि बायमोसेक के लोग इतने ज्यादा बुज़दिल होते हैं। अब मास्टर लिंगसन यांग वुशी से कहता है, फ्लावर रिंग शुरू से ही बायमोसेक की ही थी, तुम्हें चाहिए कि तुम उनकी रिंग वापस कर दो। ये कहते साथ ही उसने दोबारा से यांग वुशी पर अटैक्स कर दिए। यांग वुशी ने बड़ी ही आसानी के साथ डॉज कर लिया। साथ ही साथ वो मास्टर लिंगसन से कहता है, 10 साल पहले तक तो तुमने मुझसे ऐसे कभी बात नहीं की, तुम्हें इतनी हिम्मत किसने दे दी कि आज तुम मुझे चैलेंज कर रहे हो। जवाब देते हुए लिंगसन कहता है कि एक अक्लमंद इंसान हमेशा वक्त के साथ बदलता है। तुम पता नहीं क्यों जिद्दी बनकर बायमोसेक को अपोज
महसूस कर रहे हो। मेरे पास अभी भी वक्त है, बायोमोसेक्ट के साथ मिल जाओ। पूरी दुनिया में तबाही फैली हुई है, बायोमोसेक्ट ही सिर्फ हमें इससे बचा सकता है। तुम इवल होने के बावजूद भी राइट लीडर को क्यों बचा रहे थे? साथ ही उसने अपने सितार से शूटिंग फिंगर अटैक यानवुशी पर कर दिया। यानवुशी ने उसके अटैक को डॉज करने के लिए अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए कहते हैं कि तुम एक लूजर होने की वजह से बायोमोसेक्ट के पपेट बन सकते हो, लेकिन मैं नहीं। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई इतनी ज्यादा घटिया ऑफर मुझे देने की? इसके साथ ही यानवुशी ने डिसेंडेंट फिनिक्स को वहाँ पर समन कर लिया, जिसने अपने विंग्स की मदद से लिंगसन के अटैक को ब्लॉक कर दिया। लेकिन लिंगसन भी कहाँ रुकने वाला था, वो दोबारा से अपने सितार की मदद से शूटिंग फिंगर अटैक यानवुशी पर कर देता है। लेकिन इस बार का अटैक कुछ डिफरेंट था कि वो बार बार अपनी डायरेक्शंस को चेंज करते हुए यानवुशी की तरफ बढ़ रहे थे, इसलिए यानवुशी ने भी अपने डिसेंडिंग फिनिक्स को आगे की तरफ बढ़ा दिया। अटैक को यानवुशी के पास पहुंचने से पहले ही डिस्ट्रॉय कर दिया। इसके बाद सीन शिफ्ट कर किन्यू और दाओये की फाइट पर आ गया। इसे देखते हुए शेनक्यो भी कह रहा था कि दाओये कुन्यू से तो बेहतर है, और इसकी ये बात सच भी थी। दाओये ने किन्यू पर स्लैश अटैक लगाकर उसे इंजर्ड कर दिया था, क्योंकि अब ये मालूम हो चुका कि किन्यू भी काफी ज्यादा पावरफुल है। वो उसे ग्रीट करते हुए कहता है कि तुम अपनी रेपुटेशन डिजर्व करते हो। ने इतनी ज्यादा यंग एज में इल्यूजनरी स्वॉर्ड टेक्निक को मास्टर कर लिया। किन्यू उसे कहता है कि तुम भी किसी से कम नहीं, तुमने भी प्रूव कर दिया कि तुम हुलोंग के डिसिपल हो। दाओये को भी कुन्यू की सिटी की आवाज आ गई, जो सुनते साथ ही वो बाहर की तरफ चला गया। किन्यू की भी कंडीशन यहाँ कुछ अच्छी नहीं थी, क्योंकि उसके मुंह से ब्लड आ रहा था, इसलिए सब लोग उसके पास आ गए। शेनक्यो की हियरिंग सेंस काफी तेज है, इसीलिए उसने भी उस सिटी की आवाज सुन ली थी। तो सुनते साथ ही वो अपने मन में कह रहा था कि ये सब इतना सिंपल नहीं, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। अब पार्टी भी खत्म हो चुकी थी। शेनक्यो भी वापस से सेक रवाना होने ही वाला था कि किन्यू उसे रास्ते में रोककर ग्रीट करते हुए कहते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप यहाँ पर आए। शेनक्यो उसकी बात सुनकर कहते हैं कि प्लीज आप मुझे चीफ मत बुलाएं, क्योंकि मैं अब नहीं हूँ। मास्टर किन्यू शेनक्यो से कहते हैं कि पूरी दुनिया में कीफेंग की तरह कोई नहीं, तुम उनके लास्ट डिसेंडेंट हो, तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए। जो सुनकर शेनक्यो अपने मन में कह रहा था, क्या माउंट शांदू का अब कोई सक्सेसर नहीं? कितनी शर्म की बात है। मास्टर किन्यू तो शेनक्यो की बातें सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा हो गए। वो उससे कहते हैं कि तुम इतनी ज्यादा पावरफुल होने के बावजूद भी अपनी चीफ की पोजीशन छोड़कर इवल गैंग के साथ क्यों घूम रहे हो? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? ये कहते साथ ही किन्यू यहाँ से चले गए। अब मिस सू शेनक्यो के पास आकर माफी मांगते हुए कहती हैं, मुझे माफ कर देना, मैं अच्छे से तुम्हारी हॉस्पिटैलिटी नहीं कर पाई। तुम यहाँ पहली बार आए और ये सब हो गया। शेनक्यो उनकी बात का कोई जवाब दे पाता, इससे पहले ही वहाँ पर दाओये आ गया। वो आते ही मिस सू पर अटैक करना चाहता था, लेकिन शेनक्यो मिस सू को पीछे करते हुए खुद ही दाओये से लड़ने के लिए आगे बढ़ गया। अब इन दोनों के दरमियान कॉम्बैट फाइट स्टार्ट हो चुकी। दाओये ने अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए शेनक्यो पर अटैक कर दिया, जिससे शेनक्यो को भी समझ आ चुका कि ये मुझे वापस लेकर जाने के लिए आया हुआ था। मौजूद लोगों में किसी की भी जान को खतरे में नहीं डालना चाहता था, इसीलिए वो फौरन से मूव करते हुए छत पर चला गया। जो देखकर दाओये को लगता है कि शेनक्यो शायद इससे बचने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए वो भी जल्दी से उसके पीछे चला गया। ये दोनों ही फाइट के लिए रेडी हो चुके। दाओये अपने चाबुक की मदद से शेनक्यो पर अटैक करता है, जिसे शेनक्यो ने अपने स्टिक और मार्शल आर्ट की मदद से डॉज कर लिया। बैम्बू स्टिक चाहे कितनी ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, लेकिन वो एक चाबुक के सामने नहीं टेक सकती, और यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ। बैम्बू स्टिक के टूटने के बाद शेनक्यो बिल्कुल खाली हाथ हो चुका था। ये देखकर किन्यू ने उसे अपनी सोर्ड दे दी। शेनक्यो ने किन्यू की सोर्ड लेते हुए जेनिथ आर्ट ऑफ सोर्ड टेक्निक परफॉर्म करना शुरू कर दी, जिससे वहाँ बहुत सारी और सोर्ड्स आ गई। टेक्निक किन्यू की टेक्निक से थोड़ी डिफरेंट है, क्योंकि उसकी सोर्ड्स इल्यूजनरी थी, जबकि शेनक्यो की सोर्ड्स को सब देख पा रहे थे। शेनक्यो ने अभी पूरी तरीके से इस टेक्निक को मास्टर नहीं किया था, इसी वजह से इसकी सोर्ड्स नजर आ रही थी। इसके बाद शेनक्यो ने अपनी सारी सोर्ड्स को दाओये की तरफ भेज दिया। इन सोर्ड्स को अपनी तरफ आता देख दाओये ने भी अपने स्पिरिचुअल स्नेक को समन कर लिया, जिसके बाद ये दोनों ही आपस में टकरा गए, जिसकी वजह से दोनों ही अटैक्स डिस्ट्रॉय हो गए। दाओये को भी समझ आ गया कि शेनक्यो वो उतना वीक नहीं रहा, उसने अपनी पावर्स को काफी हद तक रिकवर कर लिया है, जिसे इतना कम नहीं समझना चाहिए था। वो ये कहते हुए यहाँ से चला गया कि शेनक्यो आज की फाइट उधार रही, हम फिर किसी दिन दोबारा फाइट जाने के बाद शेनक्यो मास्टर किन्यू के पास आकर उनकी सोर्ड उन्हें वापस करते हुए कहता है कि बहुत शुक्रिया इसे मुझे देने के लिए। फिर मास्टर किन्यू ने भी अपनी सोर्ड वापस रख ली। साथ ही साथ वो शेनक्यो से कहते हैं कि अगर तुम्हारे पास फ्यूचर में रहने के लिए कोई जगह ना हो तो इंपीरियल पैलेस के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा के लिए खुले हैं। तुम्हें लीडर यान से शेल्टर लेने की कोई जरूरत नहीं। शेनक्यो उनकी इस काइंडनेस के लिए उनका थैंक यू करता है। सू भी शेनक्यो से काफी इम्प्रेस थी। अब शेनक्यो भी इन सबको गुड बाय बोलकर वहाँ से जाने ही वाला था कि जेनक्यो के साथ वाला डिसेबल शेनक्यो को रोकते हुए कहता है, प्लीज मुझे आप अपनी पेंटिंग बनाने दे, मैं आपके लिए बहुत अच्छी पेंटिंग
पेंटिंग बनाऊंगा, आप बहुत ही ज्यादा हैंडसम है। जेनक्यो आगे बढ़कर कहता है इसकी बातों का बुरा मत बनाइएगा, इसे पेंटिंग बहुत ज्यादा पसंद है, इसीलिए अपनी बाउंड्रीज को भूलकर ये इसी तरह की बातें कर रहा है। कहते साथ ही वो उसे यहाँ से पकड़ कर ले गया, लेकिन वो तो अभी भी चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था, मास्टर शेनक्यो आप कैपिटल से दूर मत जाइएगा, आपसे मिलने के लिए मैं फिर किसी दिन जरूर आऊंगा। शेनक्यो को तो उसकी इन सब हरकतों पर हंसी आ गई। दुनिया पर आ चुका जो कि बहुत ही ज्यादा गुस्से में था, क्योंकि मास्टर यांग वुशी हमेशा उसके हर काम में टांग अड़ाने के लिए आ जाते। तभी वहाँ पर दाओयू भी आ गया, जो आते साथ ही कुन्नी से कहता है कि हमें सोस मेंशन में जाने का भी कोई फायदा नहीं हुआ, सिर्फ और सिर्फ यांग वुशी की वजह से। लिंगसेन कुन्नी को शांत करवाते हुए कहता है कि हमारी पूरी मेहनत बेकार नहीं गई। कुन्नी कहता है वो कैसे? इस पर लिंगसेन ने बताना शुरू कर दिया कि फेनिक्स डिसेंडेंट की एक वीकनेस है, एक लेवल पर पहुंचने के बाद वो अपने मास्टर की बॉडी को ही एक्सप्लॉइट कर सकता है। उसके अभी के मूव से मुझे अंदाजा हो गया कि वो जल्द ही 9th लेवल पर पहुंच जाएगा, जो सुनकर कुन्नी तो बहुत ज्यादा खुश हो गया। के साथ वो कहता है कि मेरे पास एक बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है यांग वुशी को ठिकाने लगाने के लिए। इसके बाद सीन वापस से शेनक्यो पर आ गया, जो इन सब बातों से बेखबर वापस एक की तरफ जा रहा था। शेनक्यो की हालत डेडली रियूनियन पॉइजन की वजह से दिन ब दिन खराब ही होती जा रही है, इसीलिए उसके मुंह से ब्लड भी आ रहा था। शेनक्यो को रास्ता खराब होने की वजह से कार में झटका लगता है, जिससे शेनक्यो भी सोच में पड़ गया कि आखिर इनर सिटी में तो ऐसी कोई गलियां ही नहीं जो कि इतनी ज्यादा खराब हो। इसीलिए वो पर्दा उठाकर बाहर की तरफ देखता है और उसका शक बिल्कुल सही था, वो सिटी के अंदर नहीं बल्कि बाहर की तरफ जा रहे थे। शेनक्यो कार्टर से सवाल करते हुए कहता है कि तुम कौन हो और मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? ये तो हमें नेक्स्ट एपिसोड में ही पता चलेगा कि वो बंदा कौन था और शेनक्यो को कहाँ लेकर जा रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए इतना ही, बाय बाय।